ओके। तो हम लोग लास्ट दिन थोड़ा सा यूआई इंटरफेसेस जो बनाने की जो काम है वो स्टार्ट किया था फ्लटर में। तो बेसिकली यही था स्क्रीन जो हम लोग बना रहे थे। इसका पहला जो स्टार्टिंग पार्ट था, स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे जो स्ट्रक्चर अपग्रेडेशंस हुआ है फ्लटर में, क्योंकि ये लोग तो अपग्रेडेशंस ऐसे करते हैं कि फ्लटर स्ट्रक्चर अपग्रेड करते हैं, साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन भी अपग्रेड कर दिया। तो यहाँ पे मेनली क्या होता था, पहले हम लोग जब भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब फ्लटर में मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करने जाते थे, उसमें हम लोगों को पहले एक स्टेटलेस विजेट बनाने की ज़रूरत पड़ता। उसमें हम लोगों को मटेरियल ऐप को जो इंस्टेंस है उसको कॉल करने की ज़रूरत पड़ता है, और देन जाके हम लोग इसका इंस्टेंस जो है यहाँ पे डालते थे। अभी यहाँ पे जो एग्जांपल्स है, इस एग्जांपल्स वाइज जो दिखा जा रहा है कि यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग फ्लटर में रन ऐप बोलकर जो मेथड है उसके अंदर डायरेक्टली हम लोग मटेरियल ऐप का जो इंस्टेंस है उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जिसको यूज़ करके एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो लोड हो जाता है। ठीक है, हेलो। तो यहाँ पे हम लोगों का कुछ विजेट्स है, जो बेसिक विजेट्स हम लोगों को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ता है डिज़ाइन के टाइम में, जो प्रिमिटिव विजेट या प्रिमिटिव डिज़ाइन बोल सकते हैं। जिसके अलावा हम लोग आगे कस्टम डिज़ाइन अगर करने जाएंगे तब पर भी इसी सारी चीज़ों के ऊपर हम लोगों को कस्टम डिज़ाइन भी बनता है। ऐसा कोई ऑप्शन है मतलब स्विफ्ट में आप जब इसमें यूज़ कर रहे हो? मतलब जैसे ये आप बता रहे हो बेसिक विजेट्स टेक्स्ट वगैरह, ये कह रहे हो आप स्टैक कंटेनर ये? हम्म। हाँ, जैसे टेक्स्ट के लिए अपना लेबल है, स्टैक के लिए स्टैक व्यूज हैं, कंटेनर के लिए कंटेनर व्यूज हैं। रो कॉलम के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब वही है, मतलब कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ नहीं है। हाँ, बेसिकली क्या होता है, ये जो टेक्स्ट रो कॉलम स्टैक कंटेनर, ये जो बेसिक चीज़ है, ये एक्चुअली हम लोगों को ये प्राइमरी विजेट्स होते हैं। जो प्राइमरी विजेट्स आपको हर एक चीज़ पे दिखेगा। जैसे कि जैसे HTML टैग जो है, हम लोग HTML टैग जो होता है शॉर्ट ऑफ HTML टैग्स रहता है, जिस टैग्स के ऊपर अभी हम लोग जब रिएक्ट और एंगुलर या व्यू में जब काम करते हैं तो हम लोग सिमेंटिक टैग बनाते हैं, हम्म जितने भी वो बेसिक HTML टैग रहता है। तो हम्म इसका जो फॉर्मेट है, मतलब मेनली जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो HTML स्ट्रक्चर से बनता है, और बेसिकली वो HTML स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअली ब्राउज़र में रेंडर होता है। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है। मतलब हम्म जो भी हम लोगों का जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे एंड्रॉयड iOS या कोई भी प्लेटफॉर्म में अगर जाए, तो हर एक प्लेटफॉर्म के लिए हम लोगों के बेसिक विजेट्स मिलता है। जैसे टेक्स्ट विजेट हो, अलाइनमेंट विजेट हो, स्टैक विजेट, कंटेनर विजेट, इस तरह का कुछ विजेट्स आपको एंड्रॉयड में और iOS दोनों जगह पे दिखेगा, क्योंकि उसका जो क्लासेस है वो ऑलरेडी पहले से बना के रखते हैं, जिसको हम लोग ओवरराइट करते हैं अपने यूआई के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे भी जो फ्लटर है, फ्लटर में बेसिक जो यूआई है उसका बेसिक यूआई, यूआई तो एक्चुअली नहीं बोलते यहाँ पे। यहाँ पे सारा चीज़ विजेट्स है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हम लोग देखेंगे वो सारा विजेट्स ही दिखेगा। सिर्फ ये विजेट्स, बेसिक विजेट्स, उसका चाइल्ड विजेट, कंप्लीट विजेट, टेक्स्ट, रो, कॉलम, स्टैक एंड कंटेनर, ऐसे बहुत सारे विजेट्स है। और इसी विजेट्स को ही एक्चुअली हम लोग अपना जब कस्टम यूआई बिल्ड करते हैं तभी यही बेसिक विजेट्स को यूज़ करके ज़्यादातर कस्टम विजेट्स बनाते हैं। और साथ ही साथ कुछ एडवांस लेवल विजेट्स भी अगर हो तो वो भी हम लोग यूज़ करते हैं। हम्म तो यहाँ पे ये जो भी हम लोग विजेट्स यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं उसके लिए एक प्लगइन, एक पैकेज यहाँ पे इंपोर्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट।
यूजेस मटेरियल डिज़ाइन, ये जो ऑप्शन है, ये पैकेज फ्लटर में हम लोगों को यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्चुअली यूजेट डिपेंडेंसीज है, जो डिपेंडेंसी हम लोगों के पैकेज के अंदर आ गया होगा जब हम लोग यहाँ पे विजेट्स बिल्ड किया होगा, तो उस टाइम पे ये आया। तो यहाँ पे रो मतलब जो कि बेसिकली इस तरीके से हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन होता है, बट यहाँ पे रो जो होता है इस तरीके से तो रिप्रेजेंट करते हैं, बट कॉलम जो है इस तरीके से आता है। तो अभी इसका जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसेस में कभी कभी काम करने की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऐसा कि है स्विफ्ट में कि आपका लैंग्वेज जो है वो स्विफ्ट लैंग्वेज लिखना पड़ेगा और यूआई वाला पार्ट एक्सएमएल या दूसरा किसी लैंग्वेज पे लिखना पड़ता है, ऐसा कुछ है? हाँ, मतलब ऐसा होता है कि आपका जो यूआई होता है ना, वैसे तो यूआई बनाते हैं तो दो टाइप से यूआई बनाते हैं। एक तो कोड से बनाएंगे तो सब कुछ स्विफ्ट में लिखना पड़ेगा। अगर हम स्टोरी बोर्ड या एक्सआईबी से बनाते हैं तो उसका बिहाइंड द सीन्स एक्सएमएल चलता है उसमें। तो जब हम जैसे मान लो बटन ड्रैग करके ड्रॉप करके लेके आए इंटरफेस बिल्डर से, जब तो एक बटन में जैसे मैंने ड्रैग किया तो एक उस इंटरफेस बिल्डर को अगर आप सोर्स कोड में कन्वर्ट कर दोगे तो वो पूरा एक्सएमएल ही होता है। तो छोटे छोटे एक्सएमएल्स होते हैं, छोटे छोटे टैग्स होते हैं, बटन का हो गया क्लोजिंग और ओपनिंग टैग, उसके अंदर बटन की प्रॉपर्टीज होती है, छोटे टैग्स होते हैं उसमें। तो बिहाइंड द सीन्स वो एक्सएमएल ही होती है। लेकिन अगर मैं कोड से बनाता हूँ तो फिर वो मुझे प्योर अपनी लैंग्वेज में करना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा कि एक वेयर बटन बनाया मैंने, उसे सब व्यू में ऐड किया, तो वो एक लाइन जो है वो उसमें तो उसमें एक उनकी प्रॉपर्टीज देते हैं हम लोग। तो आप ज़्यादातर चीज़ कौन सा यूज़ करते हो? दोनों ही तरीके यूज करते हैं हम लोग, कोई ऐसा कोई वो नहीं है। कभी कोड से बनाते हैं कोई चीज़, कभी हम लोग एक्सआईबी से बना लेते हैं। एक्सआईबी में बस ये रहता है कि आपको विजुअली चीज़ दिख जाती है। जैसे कोई नया डेव आया तो उसे चीज़ें विजुअली दिख जाती है, चीज़ें ऊपर नीचे मॉडिफाई कर सकता है। कोड में उसे पहले समझना पड़ता है, एक बार ऐप को रन करके देखना पड़ता है कि पेज 1 कैसा रहा है, फिर कोड लेवल पे चीज़ें समझता है। तो कोड में बस लाइंस ऑफ कोड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, सोर्स फाइल हमारी, और विजुअली नहीं दिख पाता। एक्सआईबी में कुछ नहीं है, बस वो सारी चीज़ें एक्सएमएल में कन्वर्ट होती हैं तो विजुअली भी दिख जाती हैं और वो प्री कंपाइल्ड भी रहती है। एक्चुअली क्या है, मैंने ये किस लिए पूछा, क्योंकि मुझे एंड्रॉयड के बारे में पता है, क्योंकि एंड्रॉयड में मैंने काफ़ी काम कर चुका हूँ। एंड्रॉयड में काफ़ी 1-2 साल मैंने एंड्रॉयड में काम किया था। तो एंड्रॉयड में मैंने जब काम किया था तो एंड्रॉयड में व्यू वाला पार्ट जो है वो एक्सएमएल में बनता था, यूआई वाला पार्ट, और जिसमें बैकएंड वाला जो पार्ट है, मतलब कोडिंग लेवल वाला पार्ट जो है वो जावा में होता था उस टाइम पे। मैंने एक्चुअली 14 के टाइम पे काम कर रहे थे। अब तो एंड्रॉयड में भी आईडी आ गया है तो उसमें अब ड्रैग नहीं, उस टाइम पे एंड्रॉयड में आईडी था, एंड्रॉयड आईडी शुरू से ही था। तो एंड्रॉयड आईडी जो है वो शुरू से ही था। उस समय आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी थी 14? हाँ। एंड्रॉयड शुरू से अपना आईडी बना के ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी के साथ जो एसडीके मतलब बना के रखा था वो था एंड्रॉयड में। बट बेसिकली एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में मेनली जो मतलब उसमें प्रॉब्लम यही है कि उसमें फ्रंट एंड वाला जो पार्ट है वो इस एक्सएमएल में करते थे, और बैक एंड वाला जो पार्ट है वो जावा में लिखते थे। बट ये भी है, जैसे आपने बोला कि पूरा कोड जो है वो आप कोड में भी कर सकते हो, तो जावा में भी पूरा कोड हो सकता था। और उसके हम लोग मतलब जो कोड रेंडरिंग वाला जो पार्ट है, एक्चुअली कोड रेंडरिंग जो पार्ट है वो जावा से ही होता है। मेन जो एक्सएमएल वाला पार्ट जो है वो बेसिकली बाय रेफरेंस यूज़ करते काम को इजी करने के लिए, क्योंकि एक्सएमएल अगर एचटीएमएल का भी फंडा अगर देखा जाए तो एचटीएमएल का एक्चुअल रेंडरिंग होता है जावास्क्रिप्ट से ही। जो भी चीज़ें रेंडर होता है वो ब्राउज़र में आके रेंडर होता है। एक्सएमएल वाला जो फंडा है, एक्सएमएल का ही एक शॉर्ट ऑफ सिंटैक्सेस है जो एचटीएमएल बन चुका है, जिसका प्रोसीड्योर हर एक ब्राउज़र को पता है, और उसी हिसाब से हर एक ब्राउज़र अपने अपने हिसाब से उस एचटीएमएल सिंटैक्स को रेंडर करता है अपने ब्राउज़र में। तो इसी वजह से अगर आप देखोगे कि एक एक एचटीएमएल सिंटैक्स का
जो लुक एंड फील अलग अलग ब्राउज़र में थोड़ा सा अलग होता है जब नेटिव आप किसी भी तरह का CSS अप्लाई जब नहीं करोगे। तो ये बेसिकली होता है इसी वजह से, क्योंकि जो XML वाला का जो पार्ट है HTML कोड, वही HTML कोड मेनली UI रेंडर का काम करता है। तो यहाँ पे भी सेम मोबाइल में भी वही सेम चीज़ किया, जहाँ पे कुछ XML सिंटैक्सेस बनाया जिसको बैकएंड कोड जो है उसी को यूज़ करके उसको रेफरेंस कलेक्ट करके उस रेफरेंस वाइज उस UI को बिल्ड करा दिया। यह है बेसिकली प्रोसेस। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर सिस्टम के तौर पे अगर देखा जाए तो हर एक जगह पे C जो लैंग्वेज है वही एक्चुअली प्रॉपर UI बिल्ड कर रहा है बैकएंड में कम्प्लीटली। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ था, तो जैसे आप लोग कोटलिन वगैरह में मतलब वैसे ये मैंने कोटलिन में काम किया नहीं कभी भी। नहीं, जावा ले लेते हैं। जावा में आपने कभी कोई UI नहीं बिल्ड किया मतलब बिना XML के? जावा में, हाँ जावा में तो UI बिल्ड किया है। हो जाता है ना, मतलब एंड्रॉइड में जावा में अगर बटन लगाओ हो जाता है। हाँ बेसिकली आपके तो उसमें कोई उसकी कोई बिहाइंड द सीन्स कोई XML थोड़ी ना होती उसकी जनरेट। नहीं, एक्चुअली क्या होता है HTML वाला जो पार्ट होता है वो रिसोर्स फोल्डर एक है जिसके अंदर रहता था, ठीक है, रिसोर्सेज बोलकर एक फोल्डर रहता है, उसके अंदर सारे XML वाला जो फाइल होते हैं वो सारा रहता है। और एक्चुअली क्या होता है हर एक UI इंटरफेस को बोलते हैं एक्टिविटी। मतलब जावा में एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में हर एक इंटरफेस वाला ऑप्शंस को बोलते हैं एक्टिविटी। तो उसी एक्टिविटी वाला जो पार्ट है उस एक्टिविटी पार्ट में दो पार्ट रहता था, एक है XML वाला पार्ट, एक है जावा वाला पार्ट। तो XML वाला पार्ट जो है वो मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल है हमेशा से, ठीक है, क्योंकि उसको अगर हम लोग अगर नहीं भी यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं अगर हम लोग जावा कोडिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो, ठीक है। क्योंकि जावा कोडिंग में हम लोग एक क्लास लेते हैं, मान लेते हैं कि टेक्स्ट क्लास के अंदर सारा प्रॉपर्टीज़ होगा, जिस प्रॉपर्टी को अगर फिल कर देंगे तो पूरी तरीके से वो जो दिखाने चाहते हैं हम लोग उस UI में टेक्स्ट का जिस तरीके से उसको दिखाना चाहते हैं वो उसी हिसाब से दिखेगा विदाउट XML, ओके। बट XML से क्या होता था, हम लोग जो चीज़ मतलब दिखाने के लिए जो भी पॉइंट या जो भी नंबर्स लिखने पड़ेंगे वो सारा चीज़ हम लोग अगर XML में करेंगे तो XML में क्या कर सकते हैं, ड्रैग करके हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते थे, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा छोटा, लंबा, मोटा, ऐसे देख के कर सकते थे, जिससे क्या होता था थोड़ा सा काम आसान होता। तो ये है बेसिकली XML वाला पार्ट जो वही चीज़ है ना, काम आसान मतलब जैसे विजुअली दिख जाती है ना चीज़ें, विजुअली दिख जाता है। हाँ। तो उससे क्या होता है काम आसान होता है। लेकिन उसके बाद जब ये बेसिकली मैं बैकअप हिस्ट्री थोड़ा सा बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फ्लटर में जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे इनहेरिट किया गया है ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग तरीके से है। शायद आपको कोकोपॉट फ्रेमवर्क क्या उसमें डायरेक्टली स्वीप लैंग में ही सब कुछ करना पड़ रहा है या उसका UI पार्ट अलग है? कौन सा फ्रेमवर्क? कोको फ्रेमवर्क या कुछ ऐसा कुछ है ना स्विफ्ट में? देखो स्विफ्ट में नहीं, वो तो iOS का एक कोकोआ टच फ्रेमवर्क होता है। अच्छा, हाँ, जो मोबाइल के लिए होता है, कोकोआ फ्रेमवर्क मैकओएस के लिए होता है। लेकिन अगर आप कोकोआ पॉड्स बोल रहे हो तो वो एक डिपेंडेंसी मैनेजर। हाँ, कोको पॉड्स डिपेंडेंसी है। कुछ ऐसा कुछ फ्रेमवर्क है जिससे क्या होता है वो स्विफ्ट का पूरा एप्लीकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो बना के देता है इनिशियल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर में शायद, मतलब नहीं ऐसा नहीं है, पता नहीं बट बेसिकली क्या हुआ अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि एंड्रॉयड डेवलपर्स मतलब एंड्रॉयड टीम ने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसका नाम है जेटपैक, ठीक है। 2019 में बनाया था। तो वो जेटपैक फ्रेमवर्क जो है वो जेटपैक फ्रेमवर्क कम्प्लीटली XML UI को छोड़ दिया था, छोड़ के कम्प्लीटली जो भी कोड है स्विफ्ट कोटलिन लैंग्वेज पे बनाया था। तो कोटलिन लैंग्वेज में क्या है फ्रंट एंड बैक एंड सारा कुछ वो कोटलिन में डाल दिया, जिससे क्या होगा कोई भी कंपोनेंट कोई भी UI बनाना है तो सारा काम उसी जेटपैक फ्रेमवर्क के अंदर ही करना पड़ेगा थ्रू
उसके जो कंपोनेंट्स या जो भी है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मतलब कोड का जो पैटर्न है, मतलब फ्रंट एंड बैक एंड एवरीथिंग सब कुछ एक ही लैंग्वेज पे ऊपर डिपेंड हो गया। अरे मतलब मैं समझ गया, जेट पैक आपका डेक्लरेटिव फ्रेमवर्क है ना। हम्म। हाँ, तो उसके लिए हमारा स्विफ्ट यूआई है। हाँ, कुछ तो होगा, तो उस कुछ तो होगा। हाँ मैंने हाँ, वो उसके लिए स्विफ्ट यूआई है, क्योंकि आप जैसे कोड करते जाते हो साइड साइड में दिखता जाता है आपको। डेक्लरेटिव है ना जेट पैक, यही है ना सब। हाँ, तो उसके लिए स्विफ्ट यूआई करके है। हाँ वो तो टेक्स्ट तो बिहाइंड द सीन्स यूज होगा ही होगा हमेशा। तो स्विफ्ट यूआई एक डेक्लरेटिव फ्रेमवर्क है कि यूआई जनरेशन करवा सकते हो हाँ तो बेसिकली कोड में। एक डिक्लेरेटिव फ्रेमवर्क जो है वो बेसिकली जेट पैक है एंड्रॉयड में, और हाँ, मैं समझ गया iOS समझ में गया। आप स्विफ्ट यूआई बोल रहे हो। मैंने हाँ एक्चुअली स्विफ्ट में काम नहीं किया है कभी, तो इसलिए मुझे हाँ, उसके बारे में उतना नहीं नहीं पता नहीं नहीं है। नहीं, वो बट स्विफ्ट मुझे यूआई लॉन्च करा है मुझे उन्होंने। लगा था कि क्योंकि जब एक्चुअली क्या होता है, इंडस्ट्री हर एक कंपनी एक ही जैसा काम करता है अपने अपने चीज़ों के ऊपर। हाँ, मैं समझ गया। तो जैसे यहाँ पे जेट पैक निकला, उधर कुछ ना कुछ तो निकला ही होगा। तो हाँ मैंने सुना भी था कुछ निकला था, बट हाँ, एग्जैक्ट नहीं मुझे वो याद नहीं था। स्विफ्ट स्विफ्ट यूआई है, वो सेम फ्रेमवर्क, वो भी अराउंड ऐसी 2016 और 18 19 में आया था करीब वो। हाँ, वो 18-19 हाँ के आसपास ही होगा, क्योंकि बेसिकली वो जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट एक्चुअली कहाँ से इनहेरिट हुआ था उसका थोड़ा सा बैकअप हिस्ट्री अगर देखा जाए, तो वो हिस्ट्री है कि जब HTML5 मार्केट में रिलीज़ हुआ था 2014 के आसपास, उसके पहले मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट थोड़ा सा दूसरे तरीके से चलता था। मतलब उसमें बैक एंड रेंडरिंग सब कुछ होता था, मतलब सर्वर साइड रेंडरिंग जिसको बोलते थे। तो सर्वर अच्छा। साइड रेंडरिंग में जो भी काम होता है, तो उससे क्या होता है, सर्वर का लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। हम्म, सर्वर का लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, और सर्वर लोड बढ़ने के वजह से क्या होता है, सर्वर का कॉस्टिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है। तो इसीलिए 2014 में जब मतलब HTML5 मार्केट में आ गया और Node.js एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर गया, तो उसके बाद उस टाइम पे क्या होता था, एंगुलर जो था, एंगुलर जेएस होता था, वो 2010 में निकला था एंगुलर जेएस। वो सुना वो है। वो फ्रेमवर्क काफ़ी अच्छे से चल रहा था, लेकिन रिएक्ट जो है वो 2014 में निकला था, ठीक है। और रिएक्ट जब निकला वो कम्प्लीटली जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही HTML को एम्बेड कर दिया। उसके अच्छा। लिए दूसरा फ्रेमवर्क लिया था, बेबल जेएस, जो HTML कोड को जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर घुसाने के काम किया। तो HTML कोड को जावास्क्रिप्ट कोड में जब लिया, तो उससे क्या हुआ, सारा HTML जो सिंटैक्सेस है वो जावास्क्रिप्ट के साथ एम्बेड होकर UI जनरेट करना शुरू किया। तो ये जो प्रोसीड्योर है, ये प्रोसीड्योर क्या हुआ, पहले हम लोग HTML लिखते थे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट लिखते थे डेटा को पुश करने के लिए, मतलब उस UI को मैनेज करने के लिए। लेकिन 2014 से कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, खास करके रिएक्ट की वजह से, ठीक है। तो रिएक्ट की वजह से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। और उस टाइम पे रिएक्ट उस चीज़ को यूज़ किया, लेकिन तब पर भी वो एक्चुअली पॉपुलर होते होते 2016-17 तक रिएक्ट पॉपुलरिटी मिला। लेकिन 2014 में कॉन्सेप्ट निकला था, 2016-17 में जाके रिएक्ट पॉपुलरिटीज़ में आया। और रिएक्ट में ये जो चीज़ है, जो एक्चुअली जो जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML घुसाना, जो कॉन्सेप्ट, और इसी HTML में क्या होता है, हम लोग लिखेंगे सिंटेक्स एक, लेकिन पूरा जो HTML UI जो है वो कम्प्लीटली रेंडर हो रहा है जावास्क्रिप्ट थ्रू। अच्छा। इससे क्या क्या चीज़ें बदला, इससे जो UI रेंडरिंग का जो परफॉर्मेंस है ये काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर गया। उसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे एनहांस हुआ, जो कि एक्शन मैनेजमेंट, मतलब इवेंट मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया। सिंप्लीफाई नहीं बोलूँगा, कॉम्पैक्ट हो गया। जिससे क्या हुआ कि अगर आप देखोगे कि हम लोगों के एप्लीकेशन में स्टेट मैनेजमेंट वाला एक पार्ट होता है ना। स्टेट मैनेजमेंट पार्ट ये किस लिए, क्योंकि पहले का डेट में जब हम लोग काम करते थे 2007 में 7-8 के टाइम पे या 9 पे,
जब VB.NET था उस टाइम पे हम लोग अगर एक एप्लीकेशंस बनाते थे डेस्कटॉप वाला, उसमें एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा भेजने के लिए उसका जो कॉन्सेप्ट होता था, जो वो डेटा भेजते थे डायरेक्ट जो नेविगेटर था उसी थ्रू, मतलब जो भी हम लोग नेविगेशन फंक्शन यूज़ करते थे उसी थ्रू डेटा भेज देते थे। अच्छा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जो फंक्शन था उसी फंक्शन के थ्रू डेटा भेजता था। लेकिन 2014 से एक्चुअली इंडस्ट्री कम्प्लीटली चेंज हुआ। यहाँ पे आया स्टेट, और स्टेट इसलिए आया क्योंकि जब जावास्क्रिप्ट थ्रू ही सारा HTML रेंडर हो रहा है, तो यहाँ पे पेज रिफ्रेश होगा तभी तो जाके डेटा अपडेट होगा फ्रंट एंड में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, थ्रू जावास्क्रिप्ट से ये डेटा रेंडर हो रहा है, तो यहाँ पे जब डेटा अपडेट हो रहा है तो रिफ्रेश कब होगा? क्योंकि डायरेक्टली तो रिफ्रेश हम लोग जावास्क्रिप्ट से नहीं कर पा रहे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर ही तो कोड है घुसा हुआ। तो इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया वो है पॉपसअप मॉडल, पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर मॉडल। पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल जो है, मतलब ये एक डिज़ाइन पैटर्न होता है। पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर डिज़ाइन पैटर्न आप शायद जानते होंगे। पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर यहाँ पे कंबाइन में यूज होता है। हाँ, पॉपसअप तो आप पहले सब्सक्राइब करते हो किसी चीज़ के लिए, फिर वो आप जब पब्लिश होता है तो सब्सक्राइबर से कैच करता है। तो बेसिकली क्या हुआ, नहीं ऐसा नहीं है कि पब्लिशर सब्सक्राइबर एक्टिव रहता है हमेशा। हाँ, वो ऑब्वियसली रिएक्ट वही करता है। रिएक्ट के फिर यहाँ पे फ्रेमवर्क्स भी आए ना, स्विफ्ट में भी आया, रिएक्ट स्विफ्ट करके आया। तो वही चीज़ है, बटन को हम सब्सक्राइब करते थे और फिर जब कोई पब्लिश इवेंट होता था तो पकड़ता था उसे। तो काइंड ऑफ दैट ही था वो। हाँ, बेसिकली जो पॉपसअप जो है उसका मेन पैटर्न नहीं है कि किसी एक पॉइंट पे सब्सक्राइबर बैठा रहेगा जहाँ पे डेटा जैसे ही पब्लिश होगा तुरंत उसके पास चला जाएगा। मतलब उधर रिसीवर बैठा हुआ है और दूसरी जगह पे पब्लिशर बैठा है। जैसे ही पब्लिश करेगा वो जहाँ जहाँ पे रिसीवर लगा हुआ है उधर रिसीव हो जाएगा डेटा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है, इंटरनली फ्रीक्वेंटली कुछ माइक्रो सेकेंड्स में प्रोसेस को रिफ्रेश करता है। ये है बेसिकली इसका इंटरनल प्रोसेस, जिसके वजह से क्या होता है, ये थोड़ा बहुत तो मेमोरी को वर्कलोड देता है, CPU को वर्कलोड देता है, थोड़ा भी देता है लेकिन देता है। तो इसीलिए क्या होता है, स्टेटफुल विजेट, मतलब यहाँ पे हम लोगों के पास दो विजेट होते हैं। एक होता है स्टेटफुल विजेट और दूसरा होता है स्टेटलेस विजेट। तो स्टेटफुल विजेट जो होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, मेमोरी लोड बढ़ाएगा, मेमोरी लोड बढ़ाएगा। लेकिन स्टेटलेस विजेट जो है वो उसमें मेमोरी लोड नहीं होगा, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंटली जो अपडेट है इंटरनली वो अपडेट कभी भी होता नहीं है। बट मैंने रिएक्ट में, अगर हम लोग रिएक्ट का कॉन्सेप्ट अगर देखें तो रिएक्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है, उसमें स्टेटफुल विजेट स्टेटलेस विजेट ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं। ठीक है, उसमें बेसिकली क्या है, उसमें हम लोग का एक फंक्शंस रहता है। अगर उस फंक्शंस को यूज़ करेंगे तभी जाकर वो स्टेटफुल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अच्छा, तो बेसिकली क्या है, जब उसी फंक्शन को यूज़ करेंगे तो वो फंक्शन आके क्या करेंगे, उस प्रोसेस को इंटरेक्ट कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे, जिससे डेटा जैसी उसमें अपडेट आ जाए तुरंत उस डेटा को UI में डाल देगा। तो इसी करके वो वाला ऑप्शन आ गया। यहाँ से ही एक्चुअली स्टेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड हुआ है। तो इसी स्टेट कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया दो तरीके से, एक है एक्सप्लिसिट स्टेट और एक दूसरा है इम्प्लिसिट स्टेट। एक्सप्लिसिट स्टेट जो है वो एक ही मतलब UI के अंदर उस डेटा का जो इंट्रैक्शन है वो होगा। मतलब एक पर्टिकुलर UI है, जिस UI के अंदर वो मतलब बाइंडेड रहता है, जस्ट उसी UI के अंदर ही वो स्टेट फ्लो होगा, उसके बाहर उसका एक्सेस नहीं होगा। क्लब्सबल है, मतलब क्लब्स है उस पर्टिकुलर सेक्शंस में। और इम्प्लीमेंट और दूसरा क्या बोला मैंने, इम्प्लिसिट। हाँ, इम्प्लिसिट स्टेट जो है वो बेसिकली पूरी एप्लीकेशंस के ऊपर फ्लो करेगा, और इम्प्लिसिट स्टेट वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है।
एक्सप्लिसिट जो है वो सिंप्लीफाइड है, बट इम्प्लिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। और उसी के तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप बात करें तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वो होता है, जैसे आप बटन पे काउंटर चेंज कर रहे हो, तो ये 1 1 1 2 3 जो आ रहा है लेवल, जो डिफॉल्ट बनता है फ्लटर का डेमो, तो वो एक्सप्लिसिट कहते हैं उसे अगर। हाँ, वो एक्सप्लिसिट है। अच्छा, वो एक्सप्लिसिट है। तो इम्प्लिसिट वो होता है जो पूरी एप्लीकेशन के अंदर जो फ्लो करता है। तो एप्लीकेशन के अंदर मतलब जैसे कोई एग्जांपल होगा? हाँ, वो डेफिनेटली है। अगर मान लो कि आपको कोई एप्लीकेशन बनाया जहाँ पे ऐड टू कार्ट ऑप्शंस है। अच्छा, ऐड टू कार्ट ऑप्शंस में तो डायरेक्टली आप डेटाबेस में डालोगे नहीं इन जनरल। कोई ऐड टू कार्ट में हाँ डायरेक्ट डेटाबेस में नहीं डालेंगे, राइट। हाँ, डायरेक्टली डेटाबेस में डालते नहीं है, बट कभी कभी बड़ा बड़ा कंपनी क्या करता है, उसको भी बोलते हैं कि नहीं मुझे मॉनिटर करना है, तो इसलिए उसको रेडिस डेटाबेस में डाल देते हैं। रेडिस में डाल देते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा अलग तरीके से वो काम कर रहा है। हाँ, तो उससे क्या होता है, कस्टमर एक्टिविटी को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है, हम लोग उसको डायरेक्टली किसी डेटाबेस में डालेंगे नहीं। अगर हम लोग नहीं वो जैसे आपने कार्ड पे ऐड किया तो वो तो एक्सप्लिसिट हो गया, राइट? नहीं, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट क्यों? क्योंकि कार्ट में तो अभी मैंने वहाँ ऐड ही नहीं किया ना डेटाबेस में, मतलब मैंने तो अभी सिर्फ अपने सेशन नहीं में नहीं रखा है। नहीं नहीं, वो तो सेशन का ही बात है, बट मैंने क्या बोला, पूरा अभी मेरा अगर एप्लीकेशन देखा जाए, मेरे पास बैकएंड छोड़ दीजिए, बैकएंड यहाँ पे है नहीं, बैकएंड का बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा एक कंपोनेंट था, मतलब एक विजेट था जिसके अंदर अगर काम करता है तो वो होता है एक्सप्लिसिट। और जब मेरा पूरा एप्लीकेशन, मतलब क्या, पूरा मोबाइल प्लेटफॉर्म में उस एप्लीकेशन के किसी भी विजेट में जब वो डेटा फ्लो होगा, तब होगा वो इम्प्लिसिट, तब होगा वो ये इम्प्लिसिट। एप्लीकेशन के फ्लो में कह रहे हो आप? हाँ, पूरा एप्लीकेशन फ्लो में जब वो काम करेगा तब होगा वो इम्प्लिसिट। और अगर मुझे एप्लीकेशन के बाहर, मतलब एपीआई से जो डेटा मिला के जो काम करना है, उसके लिए अगर काम करना है, ना उधर इम्प्लिसिट है ना उधर एक्सप्लिसिट है, वो बेसिकली अलग तरीके से काम करता है। उसमें के लिए हम लोगों को अलग से स्टोरेज यूज़ करना पड़ता है। तो आप ये कह रहे हो कि जैसे मोबाइल डेटाबेस जो होता है, जैसे उसमें रूम डीबी होता है, वो होता है, तो उसे आप इम्प्लिसिट की तरह ट्रीट कर रहे हो ना? जैसे वो एंड्रॉयड में रूम डीबी होता है, सीक्यूलाइट होता है। नहीं, सीक्यूलाइट जो है वो एक्चुअली इम्प्लिसिट नहीं है। आप ये सिर्फ स्टेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हो ना? मैं स्टेट मैनेजमेंट का ही बात कर रहा हूँ, लेकिन स्टेट मैनेजमेंट में क्या होता है, वो परसिस्ट डेटा रहता है। और जब इस एसक्यूलाइट या मैं किसी भी स्टोरेज यूज़ कर रहा हूँ जो स्टोर सीआर प्रेफरेंस भी अगर हो जाए, तो वो बेसिकली हम लोगों का वो एक टेम्पोररी स्टोरेज बन रहा है जिसके अंदर डेटा कुछ टाइम के लिए वो स्टोर हो सकता है, चाहे वो मेरा एप्लीकेशन बंद भी हो जाए, क्योंकि वो बेसिकली टेम्पोररी कुछ टाइम के लिए हमेशा स्टोर हो सकता है शेयर प्रेफरेंस में। हाँ, शेयर प्रेफरेंस में हमेशा क्लियर नहीं करता है, डिलीट नहीं करता, तो हाँ, डेफिनेटली होगा क्योंकि वो इसीलिए वो तो बेसिकली उस एप्लीकेशन, मतलब शेयर प्रेफरेंस या हम लोग कुछ लोकल एसक्यूलाइट या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, वो इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों का जो यूज़र ऑथेंटिकेशन जो है उसको स्टोर करके रखने के लिए, उसको स्टोर करने के रखने के लिए कि वो यूज़र जो है वो अपना यूज़र आईडी पासवर्ड देकर ऑथेंटिकेट कर लिया अपने ऐप को। अभी उसका जो डेटा है वो टेम्पोररी बेसिस में ऐप्स के अंदर ही वो स्टोर होकर बैठा हुआ है। जैसे ही वो ऐप इंटरफेस को ओपन करके वो डायरेक्ट विदाउट लॉगिन प्रोसीड्योर वो लॉगिन कर जाएगा। तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट? ये अलग से चीज़ है, ये लॉगिन ऑथेंटिकेशन वाला प्रोसेस है, ये ऑथेंटिकेशन वाला प्रोसेस। स्टेट अगर विद इन द पेज अगर मैं कोई चीज़ अपडेट कर रहा हूँ, जैसे जो हमारा काउंटर वाला है, उसे आप एक्सप्लिसिट बोल रहे हो? वो एक्सप्लिसिट है। जैसे आप एक ही पेज के अंदर आप अपडेट कर रहे हो, एक ही विजेट के अंदर, वो एक्सप्लिसिट है। मतलब एक ही विजेट के अंदर होगा, ठीक है, एक ही विजेट के अंदर होगा, वो एक्सप्लिसिट होगा। जैसे ही वो एक विजेट के बाहर चला जाएगा, मतलब एक विजेट से दूसरे विजेट पे डेटा फ्लो करेंगे, उसके लिए हम लोग इम्प्लिसिट यूज़ करेंगे, जिसमें आता है प्रोवाइडर क्लास। मान लो हाँ, तो अगर जैसे अब जैसे मान लो कोई ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म में जैसे हम टोकन भेजते हैं ना, JWT टोकन हर कॉल में, तो वो तो पूरी एप्लीकेशन में फ्लो करेगा, हर पेज में फ्लो करेगा। हाँ, लेकिन वो बेसिकली अलग चीज़ है, उसका ऑथेंटिकेशन आपको सर्वर से आया,
उसका जो ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स जो है वो सर्वर से आया है। लेकिन मैंने यहाँ पर ऐड टू कार्ट जो बात कर रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। ऐड टू कार्ट जो है मेरा अभी इसमें कोई भी सर्वर साइड का पार्ट नहीं है। मैंने यहाँ पे कोई आप अपना एप्लीकेशन ओपन किया, उसमें प्रोडक्ट लिस्ट देखा, प्रोडक्ट लिस्ट में आपने जो जो प्रोडक्ट आपको पसंद आया आप ऐड टू कार्ट करते गया, ठीक है। उसके लिए आपको डेटाबेस में कोई भी सिग्नल भेजने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर मैं डेटाबेस में नहीं भेजूंगा और एप्लीकेशन को बंद कर दूंगा तो मेरा फिर कार्ड से वैल्यू खत्म हो जाएगी। हाँ, हो सकता है, क्योंकि बेसिकली आप अगर ऐप बंद कर दोगे तो आपका जो ऐड टू कार्ट किया हुआ है जो डेटा है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली तो ये फिर एक तरीके से आप ये कह रहे हो कि सेशनल बेस्ड हो गया ये, कि सेशन जब तक है आपका तब तक आपने वो रख लिया कहीं। हाँ, तो सेशन तो है, बट सेशन भी क्या है, एक टेम्पोररी मेमोरी है जब तक ऐप ओपन है। हाँ, है ना। लेकिन बेसिकली अगर आप सेशन भी यूज़ करोगे तो ब्राउज़र में जब हम लोग सेशन यूज़ करते थे क्या होता था, ब्राउज़र में सेशन जो मैनेज करता था वो सर्वर साइड से मैनेज होता था, है ना। सेशन जो मैनेज होता था बैकएंड लैंग्वेज यूज़ करके। मैं तो ब्राउज़र छोड़ो, मैं तो सिर्फ एप्लीकेशन, नॉर्मल एप्लीकेशन की बात करते हैं। अगर जैसे मान लो आपने ऐड टू कार्ट किया तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं, अगर मुझे ये ऐसा नहीं रखना है कि इसे सेव रखना है या डेटाबेस में नहीं कराना है सेव, तो सिंपली मैं एक शेयर्ड रिसोर्स में रख सकता हूँ उसे, कोई भी सिंगलटन रिसोर्स में, शेयर्ड रिसोर्स में से हाँ, डेफिनेटली रख सकते हो आप शेयर्ड रिसोर्सेज पे। यहाँ पे तो शेयर्ड प्रेफरेंस तो है ही उसी काम को करने के लिए। शेयर्ड प्रेफरेंस तो आपका परसिस्ट करेगा डेटा, इवन ऐप क्लियर हो जाती है तो भी, मतलब ऐप को मैं किल भी कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ तो भी रहेगा, तब भी वो डेटा रहेगा। हाँ, वो तो परसिस्ट हो गया। लेकिन जो आपकी डेफिनेशन है उसमें आप कह रहे हो कि आप बंद हो जाएगी तो क्या डेटा क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो उस केस में तो मैं नॉर्मल अपना एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट में रख सकता हूँ जो पूरी एप्लीकेशन में शेयर्ड होगा। देखो एनवायरमेंटल वेरिएबल हो गया, कुछ भी इस टाइप का हो गया कुछ। हाँ, तो अभी आप जो सिंगलटन ऑब्जेक्ट जो बना रहे हो, ठीक है, उसमें तो एक टेम्पोररी मेमोरी मैकेनिज्म तो होना चाहिए। हाँ, तो वेरिएबल, जैसे आप एक वेरिएबल लेते हो, कांस्टेंट ही लेते हो आप। अगर थीम का आपने ऑब्जेक्ट लिया, जैसे आपने कल जो थीम का ऑब्जेक्ट बनाया था, तो वो मेरे पूरी उसके लिए ऐप के लिए अवेलेबल रहेगा। थीम का ऑब्जेक्ट मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। तो बेसिकली आप जो अपर लेवल से इनहेरिट करके कर रहे हो, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पूरा जो एप्लीकेशन का जो टॉप लेवल जो मेमोरी है उसी को शेयर करके एप्लीकेशन का जो शेयरिंग है यही हो रहा है। तो इसी को ही हम लोग एप्लीकेशन स्टेट मतलब इम्प्लिसिट स्टेट वाला जो प्रोसेस है वही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली क्या होता है, उस चीज़ में डेटा भेजने का जो प्रोसीजर है इसी को मैनेज करने का जो तरीका है वो इम्प्लिसिट स्टेट से आता है। और इसी जगह पे हम लोग प्रोवाइडर, रिवरबॉट, ऐसे बहुत सारा अलग अलग पैकेजेस यूज़ करते हैं इसी काम को अचीव करने के लिए। लेकिन इसका मेन पर्पस यही है कि बोलने का कि यहाँ पे जब भी डेटा फ्रंट मतलब एक विजेट से दूसरे विजेट में जब ओवरलैप कर रहा है, मतलब ओवरलैप नहीं जंप कर रहा है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, वो तो अभी तक ओपन नहीं है। ऐड टू कार्ट मतलब कार्ट वाला पेज तो अभी तक ओपन नहीं है। जैसे कार्ट पेज ओपन किया तभी जाकर वो कार्ट पेज में वो सारा डेटा दिख रहा है। यही है बेसिकली चीज़। तो मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों जो विजेट है मतलब दोनों जो स्क्रीन जो है वो अलग अलग दिख रहा है, लेकिन जो डेटा भेज रहा है वो इंटरनली पास होकर उधर चला गया। तो ये जो प्रोसीड्यूर है इसी प्रोसीड्यूर को इम्प्लिसिट डेटा प्रोसेस बोलते हैं। तो जो भी है, मैंने एक्चुअली यहाँ पे जो कोडिंग का पार्ट जो है मैंने जो एक्चुअली बात कर रहा था यूआई वाला, तो यूआई में यहाँ पे जो भी यूआई हम लोग बनाते हैं यहाँ पे सारा यूआई जो क्लास नेम है ये सारा क्लास है, ठीक है। एक कंप्लीट एक क्लास है। उस क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट को फाइंड या कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे चाइल्ड या चिल्ड्रन ऐसे कुछ ऑप्शंस है जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बेसिकली क्या हो रहा है मेनली, अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे हर एक फंक्शंस में एक अनइम्प्लीमेंटेड मेथड रहता है जिसका नाम है बिल्ड। उसी मेथड के थ्रू ही सारा जो बिल्डअप है वो जा रहा है पेरेंट के पास, मतलब उसके पेरेंट के पास। और ऐसे ही करते हुए पूरा यूआई जो स्ट्रक्चर है वो बन रहा है यहाँ पे।
तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पूरा जो एप्लीकेशन है वो सिंगल टोन मैनर में ही चल रहा है, क्योंकि अगर हम लोगों को फाइनल स्ट्रक्चर अपडेट है, मतलब फाइनल आउटपुट जो मिल रहा है वो सिंगल मटेरियल ऐप का ऑब्जेक्ट से ही पूरा आउटपुट निकाल गया। लेकिन इसके अंदर इस दूसरे अंदर तीसरा चौथा ऐसे करके बहुत सारा अलग अलग विजेट्स सारे लिंक होकर एक ऑब्जेक्ट से निकला सारा कंपाइलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ये सिंगल पॉइंट है तो सिंगल टोन ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे हो रहा है, जिसकी वजह से मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, एप्लीकेशन का यूआई ऑप्टिमाइजेशन, डेटा ऑप्टिमाइजेशन सारा कुछ एक ही पॉइंट से करना पड़ेगा। तो इसका जितने भी विजेट्स है, विजेट्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमेशा से हम लोगों को ज़्यादातर विजेट जो भी लाइब्रेरी विजेट दिखेगा उसमें पहला विजेट जो होगा वो क्लास नेम, मतलब जो भी हम लोगों को क्लास चाहिए उस क्लास नेम का विजेट होगा यूआई वाला। उसके अंदर चाइल्ड या चिल्ड्रन बोलकर फील्ड रहता है, जिसके अंदर सिंगल या मल्टीपल विजेट होता है। उसका जो स्ट्रक्चर लेवल होता है वो हमेशा कॉमा डाल के हम लोग यहाँ पे एक ट्री व्यू स्ट्रक्चर देखते हैं इसको रीडेबिलिटी पाने के लिए। लेकिन इसका एक मेन प्रॉब्लम यही है कि हम लोग जब HTML में काम करते हैं तो HTML स्ट्रक्चर जितना इजीली हम लोगों को रीडेबल होता है, इसका स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा रीडेबल नहीं है। तो इसी वजह से क्या करते हैं हम लोग, जब भी कोड ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो इसको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ के अलग अलग विजेट बना देते हैं, जिससे हम लोगों का रीडेबिलिटी स्ट्रक्चर बना रहे। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ विजेट्स, बेसिक विजेट्स हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ ऑप्शन है, यहाँ पे की और ग्लोबल कीज़। ये जो ऑप्शन है ये भी बेसिकली डेटा मैनेज का ही एक पार्ट है। तो बेसिकली एक्सप्लिसिट स्टेट जो है, मतलब जो इंटरनली डेटा मैनेज करने का जो काम करता है वो की थ्रू मैनेज होता है, और ग्लोबल की जो है वो एक्चुअली एप्लीकेशन स्टेट में, मतलब पूरा एप्लीकेशन स्ट्रक्चर में जब डेटा को मैनेज करना है तब जाके ग्लोबल की यूज़ होता है। तो ये बेसिकली जब हम लोग इसका प्रैक्टिकल यूजेस देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल, अक्रॉस द ग्लोबल जो यूनिट, मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे डेटा का जो रेफरेंसेस है वो कीज से ही जनरली ट्रांसफ़र होता है। उसके लिए अलग अलग कुछ क्लासेस और कुछ ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ता है, बट की और ग्लोबल की ये दोनों प्रॉपर्टी है जो बेसिकली डेटा को कनेक्ट करने का काम करता है मेनली। उसके बाद यहाँ पे कैटलॉग ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे जनरली दो तरह का कैटलॉग हम लोगों के पास मिलेगा, एक है कुपर्चिनो और दूसरा है मटेरियल डिजाइन। तो ज़्यादातर लोग जो एंड्रॉयड iOS फ्रेंडली यूआई देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उनके लिए कुपर्चिनो होगा। और फ्लटर का ज़्यादातर रिकमेंडेशंस मटेरियल डिज़ाइन के ऊपर है, क्योंकि फ्लटर गूगल का लिए है। तो यहाँ पे जो भी डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन है वो मटेरियल यूआई में है। इसके बेस विजेट्स जो है, थोड़ा सा ये कुछ विजेट्स का नाम दिया है जो बेसिक विजेट्स के हिसाब से ये मानते हैं कि ये बेसिक विजेट्स है जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे कोई भी यूआई बनाने के टाइम पे। कुपर्चिनो में अलग अलग विजेट का नाम, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को विजेट का नाम ज़रूरत पड़ेगा ही, क्योंकि जैसे हम लोग HTML सीखते हो वेब डिजाइनिंग करने के लिए, तो यहाँ पे वही सेम चीज़ है कि यहाँ पे यूआई अगर बनाना है तो डेफिनेटली आपको पहले जो यूआई आपको बनाना है, जिस तरह का यूआई स्ट्रक्चर फ्लो आप चाहते हो, उस यूआई स्ट्रक्चर फ्लो को पहले आपको यूज़ करना, मतलब उसके रेफरेंसेस आपको पहले जानना पड़ेगा, अदरवाइज आप यूआई बनाने में दिक्कत आएगा। तो ये सारा है कुपर्चिनो यूआई, जो इस तरीके से इसका पूरा लाइब्रेरी दिया है, लाइब्रेरी सेट्स। तो मैंने कुपर्चिनो ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, मैंने ज़्यादातर यूज़ किया है मटेरियल कंपोनेंट।
मटेरियल कंपोनेंट जनरली सॉलिड यूआई होता है इसका। इसका सॉलिडिटी है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन इफेक्ट आता है इसमें जब क्लिक करते हैं या क्लिकेबल जब होते हैं। तो इसका जो यूआई है, ये यूआई सेट्स थोड़ा सा ऐसा है। तो इस यूआई सेट्स में हम लोगों को यहाँ पे कुछ बटन्स है, बटन का बहुत अलग अलग टाइप्स का बटन दिखने में मिलता है। तो यहाँ पे जाके हम लोगों को बटन्स के अंदर एलिवेटेड बटन, फील्ड बटन, फील्ड बटन, टोनल, लाइन बटन और टेक्स्ट बटन, ऐसे पांचों बटन दिया हुआ है, जिसका आउटपुट कुछ इस तरीके से है। तो ये सारा एक्टिवेटेड बटन है और ये डिसेबल बटन है। तो ये एक्टिवेटेड बटन कुछ इस तरीके से दिखता है। तो एलिवेटेड बटन ये है, फील्ड बटन ये है। फील्ड बटन में हम लोग अपने कलर डाल सकते हैं। फील्ड टोनल जो है, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सटेंशन डाल के। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आउटलाइन है और टेक्स्ट है। तो यहाँ पे ये है सारा बटन्स जो बना हुआ है। इसके अलावा हम लोग कस्टम बटन्स बना सकते हैं अगर हम लोग को ज़रूरत पड़ता है कि हम लोगों को ये बटन्स नहीं चाहिए एकदम, तो हम लोग अपना कस्टम बटन भी बना सकते हैं ज़रूरत पड़े तो। वो भी दिखाएगा बाद में। तो यहाँ पे कुछ ये बटन्स है। उसके बाद फ्लोटिंग एक्शंस बटन है। फ्लोटिंग एक्शंस बटन मेनली जो हम लोगों को इस साइड में या इस साइड में जो बटन्स दिखता है उसको फ्लोटिंग एक्शंस बटन बोलते हैं। ठीक है। हाँ, वही नीचे से शैडो हो गई, फ्लोट कर रहा है वो। तो यहाँ पे ये फ्लोटिंग एक्शंस बटन जो है, ये मेनली एप्लीकेशंस के इस साइड यहाँ पे इस साइड ऐसे बहुत अलग अलग पोजीशंस में इसको डायरेक्शनली बैठाया जा सकता है। बट यहाँ पे मेनली ये फ्लोटिंग एक्शंस बटन अगर हम लोगों को देखना है तो डेफिनेटली ये फ्लोटिंग एक्शंस बटन हमेशा से स्कैफोल्ड के अंदर ही बैठेगा। ये जो स्कैफोल्ड है, इस स्कैफोल्ड के अंदर ही फ्लोटिंग एक्शन बटन बोलकर जो ऑप्शंस है उसी के अंदर ये बटन बैठेगा। ठीक है, क्योंकि विदाउट स्कैफोल्ड। अच्छा, ये तो मतलब हो गया यार। ओके, नहीं तो हम ऐसे वैसे भी बना सकते हैं ना, साइड में कंटेनर लेके वो लेके तो बना ही सकते हैं ना। क्या स्कैफोल्ड में तो फ्लोटिंग एक्शन बटन हो गया। अब मान लो ये जो पेज है, लेट्स से होम पेज है फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे हम लोग एक कंटेनर लेके और उसकी पोजीशन देके, और जैसे कि अभी आप नॉर्मल लेते हो तो टॉप लेफ्ट आता है ना, तो टॉप राइट वाला बॉटम राइट वाला लेके हम वहाँ पे भी तो ऐड कर सकते हैं ना। नॉर्मली नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या है, अगर आपको स्कैफोल्ड बिना आप काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, बेसिकली आप जो बोल रहे हो, अगर उस वैसा करोगे तो क्या होगा, आपका कंप्लीट जो यूआई है एकदम पूरी जीरो से बिल्डअप करना पड़ेगा एवरीथिंग। नहीं, वो मैं समझ गया। स्कैफोल्ड में इन्होंने एक ऑप्शन दे दिया कि आप यहाँ पे फ्लोटिंग बटन लगा सकते हो, राइट? हाँ। अब जैसे मान लो कोई रिक्वायरमेंट कस्टम आती है कि फ्लोटिंग बटन लेफ्ट में ना, बॉटम राइट में ना लग के लेफ्ट में लगना। हाँ, वो कर सकते हैं। मान के चलो। हाँ, तो फिर उसके लिए फिर हमें तो कस्टम ही करना पड़ेगा ना। शायद यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑलरेडी पहले से। हाँ, जो जिससे हम लोग यहाँ पे ही इस ऑप्शंस में हम लोग बोल सकते हैं कि तो यहाँ पे ऑप्शंस होगा, जिस ऑप्शंस के थ्रू हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ पे बैठा सकते हैं। तो ऑप्शंस है। और हाँ, डेफिनेटली अगर कस्टमाइज़ करना है कि जो हम लोगों को चाहिए, नहीं ऐसा डिज़ाइन नहीं, मुझे दूसरा तरीके से डिज़ाइन चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, डेफिनेटली कस्टमाइज़ होगा। कस्टमाइज यूआई, कस्टमाइज बटन्स, सब कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाईली कस्टमाइजेबल ऑप्शंस दिया भी हुआ है। ज़रूरत पड़े तो हम लोग वो भी अप्लाई करेंगे डेफिनेटली। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ कस्टमाइज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जो है वही यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं। इसका यहाँ पे जैसे कि एक दूसरा ऑप्शन दिया है, मतलब
जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है वो एक ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे और एक्सटेंडेड ऑप्शंस दिया है। एक्सटेंडेड जो है और जैसे हम लोग कंस्ट्रक्टर मेथड देखे थे ना, उसी तरह का ये एक कंस्ट्रक्टर मेथड है जहाँ पे ये सारा मेथड्स फिर से हम लोग फुलफिल करके उसका जो एक्चुअल वैल्यू जो है उससे थोड़ा सा अलग कर सकते हैं। मतलब बेसिकली जो फ्लोटिंग एक्शन बटन का जो जैसा काम करता है वैसे ही काम करेगा, बट उससे थोड़ा ज़्यादा प्रॉपर्टी अगर मुझे एक्सेस चाहिए, उसका थोड़ा ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, तब हम लोग डॉट एक्सटेंडेड वाला जो मेथड है उसको हम लोग कॉल करके उसमें और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, वो तो जैसे जैसे करेंगे चीज़ें बनाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे सेगमेंटेड बटन जो है, बेसिकली ये सेगमेंटेड बटन मतलब ग्रुप बटन जो है, ग्रुप बटन को सेगमेंटेड बटन बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ बैच, मतलब ये जो रेड कलर का जो दिख रहा है ये है बैच बना के रखा हुआ है। उसके बाद लिनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर जो ये वाला है। उसके बाद स्नैक बार जो है ये है जो ये पॉपअप आया है। उसके बाद यहाँ पे डायलॉग बॉक्स, ये है डायलॉग बॉक्स, अलर्ट डायलॉग। ये एक्चुअली एक फंक्शन के हिसाब से काम करता है। ये है बटन सीट जो नीचे से पुल अप होता है। उसके बाद यहाँ पे कार्ड ऑप्शन है, कार्ड बनाने की, कार्ड डिज़ाइन कुछ है। डिवाइडर है जो बीच में जो लाइन ड्रॉ कर रहा है उसके लिए डिवाइडर बना हुआ है। लिस्ट स्टाइल है जो हम लोगों को लिस्ट, मतलब यहाँ पे यह भी डिज़ाइन दिया हुआ है, बट इसको चाहे तो हम लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे। ऐप पर है, ऐप पर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे ऐप बटन ऐप पर है, मतलब जो बटन साइड में, ये टॉप साइड में, ये बटन साइड में। उसके बाद नेविगेशन बार है जो हम लोग ऐप नेविगेशंस के लिए बटन साइड में जो यूज़ करते हैं। उसके बाद नेविगेशन ड्रायर, उसके बाद नेविगेशन रेल जो इस तरीके से है। टॉप बार, तो बेसिकली जो यूआई बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जो यूज़ के अकॉर्डिंग। हाँ, बेसिकली ये इसलिए है क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो डिज़ाइन हम लोग देखते हैं, जो ज़्यादा यूज़ होता है, यूजेबल डिज़ाइन जो देखते हैं एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लेवल में, वो सारा यूआई फ्रेमवर्क यहाँ पे दिया हुआ है विथ डॉक्यूमेंटेशन के साथ। इसके अलावा थर्ड पार्टी यूआई भी है, मतलब चाहे कि नहीं ये बेसिक यूआई है, बहुत ज़्यादा बेसिक लग रहा है हम लोगों को, ये यूआई नहीं अच्छा लग रहा है, दूसरा अलग कुछ यूआई यूज़ करना चाहेगा, वो भी है। मतलब यहाँ पे यूआई लाइब्रेरीज अलग भी है जो बेसिक यूआई को छोड़ के भी दूसरी यूआई में भी हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक्सेसिबिलिटी जो ऑप्शन है, एक्सेसिबिलिटी मेनली क्या है, हम लोगों को जो भी चीज़ मतलब जो कस्टमाइज बनाना है, ठीक है, मतलब किसी भी कंपोनेंट को अगर कस्टमाइज लेवल में हम लोगों को बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोगों को ये जो बेस विजेट्स वाला जो ऑप्शन है वो एक्चुअली दिया हुआ है, जिससे हम लोग अपने हिसाब से ये सारे विजेट्स को यूटिलाइज करके अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। क्योंकि एक एक जो विजेट्स है, जैसे कि मान लीजिए कि बटन बनाना है, तो बटन का मेन फीचर्स क्या है, सिर्फ तो यूआई नहीं है, उसका तो क्लिकेबल ऑप्शन भी है। तो अगर क्लिकेबल ऑप्शन अगर होगा तो उसमें एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन भी होना चाहिए। तो उसमें कुछ ऐसा ऑप्शंस है जो वो भी विजेट्स कैटेगरी में पड़ता है। तो उसी विजेट को मतलब हम लोग जो अपना कस्टम डिज़ाइन है उसको रैप अप करते उस विजेट के थ्रू, जिससे हम लोगों का जो कस्टम लुक एंड फील का जो बटन है वो बना सकते हैं उसको यूज़ करने के बाद। उसके बाद जैसे कि हर एक यूआई जो है वो हर एक यूआई में कुछ ना कुछ एनिमेशंस रहते हैं, तो वो सारा एनिमेशंस के लिए यहाँ पे कुछ एनिमेशन क्लासेस है जिसको विजेट के हिसाब से देखते हैं। तो ये सारा क्लासेस विजेट्स है जिससे हम लोग अपना जो विजेट है उसमें एनिमेशन रख सकते हैं, कस्टम एनिमेशंस, जिससे देखने में बढ़िया लगे।
उसके बाद एसेट्स मैनेजमेंट। एसेट्स मैनेजमेंट में यहाँ पे जनरली आइकॉन्स और इमेजेस आता है, मेनली एसेट्स। इसके अलावा कुछ एसेट बंडल जैसे कि फॉन्ट्स हो सकता है, कुछ अलग सा टाइप का कुछ इमेजेस अगर हो तो वो सारा चीज़ एसेट्स विजेट के थ्रू एक्सेस होता है। एसिंक ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं जब हम लोग डेटा एक्सेस करते हैं एपीआई थ्रू। एपीआई से जब डेटा हम लोगों को पाना है तो यहाँ पे ये एसिंक में दो विजेट काफ़ी ज़्यादा यूजर्स है, एक है फ्यूचर बिल्डर और एक है स्ट्रीम बिल्डर। तो पता है ये दोनों क्या काम करते हैं? नहीं, मतलब फ्यूचर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ भी फ्यूचर टाइप होता है, वो वेट करता है कि फ्यूचर में इसका डेटा आएगा, इसलिए फ्यूचर लगाना पड़ता है। हाँ, तो बेसिकली स्ट्रीम लाइव स्ट्रीमिंग के लिए होता है या किसके लिए होता है? हाँ, एक्चुअली बात यही है कि यहाँ पे फ्यूचर जो डेटा है, फ्यूचर डेटा मतलब ये वन टाइम अपडेट होगा, वन टाइम, ओनली वन टाइम। ये सिर्फ वन टाइम अपडेट होगा। जो डेटा हम लोग रिक्वेस्ट भेज दिए उस रिक्वेस्ट रिजॉल्व होने तक ये वेट करेगा। जैसे ही डेटा आ जाएगा उसके बाद इसका काम ख़त्म, ये और फिर से ये नहीं चलेगा। स्ट्रीम बिल्डर जो है वो कंटिन्यूसली इंटरनली एक थोड़ा टाइम के बाद अल्टरनेटिव वे में ये कॉल लगाते रहता है सर्वर साइड को। जैसे ही डेटा अपडेट आ जाए उसको पुल करके दिखा देता है। बहुत ही मतलब ये ऑप्टिमाइज्ड लेवल पे। उसकी तरह है क्या? सॉकेट, वेब सॉकेट की तरह है क्या? हाँ, ये बेसिकली वेब सॉकेट ही है, वेब सॉकेट की वजह से ही है। वेब सॉकेट भी तो ऐसे ही काम करता है। वेब सॉकेट का जो काम है वो बेसिकली क्या है, थ्रेड को इम्प्लीमेंट करके किया है। मतलब जावा का कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो उसमें थ्रेड्स इम्प्लीमेंट हुआ है। तो और थ्रेड्स बेसिकली क्या करते हैं, जहाँ पे हम लोगों का जो डेटा है वो डेटा एक्चुअली जैसे ही जनरेट होता है वो बेसिकली प्रोसेस में डाल देते हैं, और उसमें जो अलग अलग प्रोसेसेस रहते हैं उस प्रोसेसेस के थ्रू डेटा को पुल किया जाता है। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पे डेटा जो है वो उधर भी जैसे डेटा अपडेट हुआ वो तुरंत डेटा तो एपीआई में चला जाएगा। तो पुलर जो है वो अगर डेटा पुल नहीं करेंगे तो डेटा आएगा कैसे, दिखेगा कैसे? तो बेसिकली स्ट्रीम बिल्डर मेनली जब डेटा सर्वर में जाता है वो भी एक फ्रीक्वेंट तरीके से डेटा को भेजा, और जब पुल किया तो भी फ्रीक्वेंट तरीके से डेटा को पुल किया, तभी जाके एक स्ट्रीम बनता है। ठीक है। बेसिक्स ऑलरेडी हम लोग देखे हैं, तो ये सारा बेसिक्स तो है ही। इसके अंदर बेसिक्स में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें यूज़ होता है, ऐप बार, कॉलम, कंटेनर, एलिवेटर बटन, फ्लटर लोगो, अलग से लोगो का ऑप्शन दिया, आइकॉन्स है, इमेजेस है, इमेज है, प्लेस होल्डर है, रो स्कैफोल्ड और टेक्स्ट। ये है बेसिक्स जो हम लोग यूआई के बेसिक्स में यूज़ होगा। उसके बाद इनपुट फील्ड जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें ये सारा इनपुट फील्ड मिलता है, ऑटो कंप्लीट, फॉर्म फील्ड और कीबोर्ड लिसनर। फॉर्म फील्ड जो है ये बेसिकली हम लोगों का जो नॉर्मल HTML फॉर्म होते हैं उसी हिसाब से ही इसका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है इसके बनाने का तरीका। इसके अंदर टेक्स्ट फील्ड विजेट रहता है जहाँ पे टेक्स्ट इनपुट ऑप्शंस रहते हैं। फॉर्म बेसिकली मास्टर विजेट से उसके अंदर टेक्स्ट फील्ड आता है। फॉर्म फील्ड भी वैसा ही सेम चीज़ है। कीबोर्ड लिसनर जो है बेसिकली हम लोग अगर किसी भी जगह पे अगर कीबोर्ड यूज़ करते हैं, जैसे या अगर हम लोगों का जो एप्लीकेशन है अगर ये पर डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गया या टैब में अगर गया जिस पे कीबोर्ड असाइन किया गया है, तो उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे कीबोर्ड लिसनर यूज़ किया है। जो बेसिकली इसको रैप कर सकते हैं अपने कीबोर्ड इंटरेक्शंस के लिए। इसके बाद कुछ इंटरेक्शंस पॉइंट है जो मेनली हम लोगों का
जो मोबाइल में जिस तरीके का एक्शन परफॉर्म करते तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पे एब्जॉर्ब पॉइंटर जो है बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग टच बार जो यूज़ करते हैं टच करने के लिए वो एक्चुअली एब्जॉर्ब पॉइंटर है। डिसमिसेबल जो है बेसिकली ये ऑप्शंस किसी भी विजेट को हाइड कर देने के लिए यूज़ होते हैं। ड्रैग टारगेट मेनली ड्रैग एंड ड्रॉप का जो प्रोसेस है उसके लिए टारगेट यहाँ पे सेट किया। ड्रैगेबल वाला जो ऑप्शन है ड्रैगेबल सेट गेस्चर डिटेक्टर, ये गेस्चर डिटेक्टर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है मैंने कस्टम डिज़ाइन मतलब कस्टम बटन्स बनाने के टाइम पे। इग्नोर पॉइंटर, इंटरेक्टिव व्यू, लॉन्ग प्रेस ड्रैगेबल और स्क्रॉलेबल, ये सारा ऑप्शन जो है हम लोग इंटरेक्शंस मॉडल बनाने के टाइम पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे लेआउट विजेट से जो हम लोगों का लेआउट स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि शायद आपको पढ़ना पड़ेगा ये सारा चीज़ थोड़ा सा। जब भी आप यूआई डिज़ाइन करने जाओगे उसका पहले गो थ्रू करने के लिए ये सारा चीज़ को एक बार देखना चाहिए, तभी जाकर आप एक अच्छा से यूआई को समझ पाओगे या बना पाओगे। तो इसलिए मैंने ये सारा चीज़ दिखा दे रहा हूँ। प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं ठीक है। मतलब अब देखो जैसे जैसे चीजें बनेंगी उसके हिसाब से हमें पता चलेगा क्या कंपोनेंट यूज करना है। तो अब सारे कंपोनेंट की डिटेलिंग तो नहीं कर सकते बट नहीं, सारे कंपोनेंट का डिटेलिंग यहाँ पे है भी नहीं। यहाँ पे उतना ही कंपोनेंट्स की डिटेलिंग है क्योंकि यहाँ पे जितना दिखाया ये तो सिर्फ मास्टर कंपोनेंट से दिखाया, जितना एक्चुअली हम लोगों को डेवलपमेंट करने में काम करने के लिए यूज़ हो रहा है होगा, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारा कंपोनेंट्स है। क्योंकि ये डेवलपर टीम्स ने फ्लटर डेवलपर्स टीम ने मतलब इतना ज़्यादा कंपोनेंट्स बनाया कि वो आधे से क्या मतलब 2/3 या 1/5 1/10 ऐसे बोल सकते कि जहाँ पे हम लोगों को पता नहीं है, मतलब इससे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ऑलरेडी बना के रखे हैं। यहाँ पे उतना ही चीज़ है जितना ज़्यादातर लोग यूज़ करके अपना चीज़ें बना सकते हैं, उसका प्रोसेस ही यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे मेनली क्या है, ये डॉक्यूमेंटेशन पहले अप टू डेट था नहीं, ये लोग बहुत रिक्वेस्ट करने के वजह से ये डॉक्यूमेंटेशन अपडेट किया इसी हिसाब से, जिससे हम लोगों को एज डेवलपर काम करने में ज़्यादा आसान हो। क्योंकि पहले ये डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों को बहुत मेहनत करके समझना पड़ता था। अभी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया। तो अभी यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, लेआउट स्ट्रक्चर जो है बेसिकली हम लोग किसी भी यूआई को बनाएंगे तो इसका लेआउट स्ट्रक्चर क्या होगा। ये है रो, उसके अंदर कॉलम, ये है मेनली स्ट्रक्चर। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे पहला है कंटेनर, ये पूरा है कंटेनर, उसके बाद रो के बाद आता है कॉलम के बाद आ रहा है आइकॉन, कंटेनर, देन टेक्स्ट। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा एक चीज़ बन रहा है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोगों के पास एक लास्ट दिन हम लोग सिंपल से एक चीज़ बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक कस्टम, इसमें लास्ट दिन एक चीज़ रह गई थी, आपसे बोला था मैंने, वो प्राइमरी वाला एक बार देखा आपने क्या, प्राइमरी का कंसेप्ट क्या होता है। जैसे मुझे प्राइमरी कलर देना है तो वो हर जगह यूज़ करना हो, प्राइमरी स्वैच करके आता ना, देखा वो उसमें। देखिए यहाँ पे प्राइमरी जो पार्ट है मतलब थीम वाला जो आपने बोल रहे हो, हाँ राइट। यहाँ पे थीम में अगर मुझे प्राइमरी करना है, मतलब मान लो कि मुझे बटन के कलर को सेटअप करना है, हाँ, तो यहाँ पे बटन कलर के लिए यहाँ पे एलिवेटेड बटन, यहाँ पे प्राइमरी स्विच का अभी कुछ काम है नहीं। यहाँ पे ये इसका कोई मेरे को मुझे दो कलर्स रखने हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, जैसे पहले लगते थे ना पहले वाली थीम में। पहले वाले अब वो, हाँ, अभी पहले वाले जो थीम में जो ऑप्शंस था यहाँ पे प्राइमरी और या उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी करके कुछ है, तो ऐसे अभी है नहीं।
अभी ऐसे इस तरह का ऑप्शंस अभी रखा नहीं है, क्योंकि प्राइमरी स्वच जो है वो ऑब्सोल्यूट कर दिया है। सिर्फ ऑप्शंस रखे हैं, बट तो ये अभी जैसे मुझे बटन का कलर नहीं, जैसे लेबल का कलर देना है, जैसे क्योंकि मुझे प्राइमरी कलर पे दिखाने लेबल्स, तो कैसे दूंगा फिर मैं थीम के अकॉर्डिंग? थीम के अकॉर्डिंग अगर करना है तो उसके लिए हम लोग अलग से एक कलर लाइब्रेरी बनाना पड़ेगा, एक अलग से क्लास होगा, उधर से कलर को सेटअप करके रखेंगे, उसी कलर को कॉल करके हम लोग अपने जगह पे यूज़ करना है, कांस्टेंट बना के। कॉन्स्टेंट्स बना के करना पड़ेगा ना, तो थीम का फिर यूज क्या हुआ? जो ऐसा थीम जो अब सेट कर रहे हैं ना हम लोग, फिर तो यहाँ बेकार ही है पे यहाँ पे थीम का सेटअप मतलब यहाँ पे अब मुझे ये बटन का अगर चाहिए तो बटन थीम, तो बटन थीम में मैं बटन का जो कलर है वो शायद सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे अब सेट कैसे होगा ये? बटन थीम दे दिया। बैकग्राउंड कलर ऑप्शन है नहीं, देखते हैं यहाँ पे एलिवेटेड बटन। नहीं, वो भी नहीं है मेरे ख्याल से। है लिमिटेड बटन पे। आप ग्रीन कलर का बटन बनाना चाह रहे हो और व्हाइट कलर का टेक्स्ट बनाना चाह रहे हो, उसमें यही है ना? हाँ, इसको एक बार मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी स्वच अभी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। प्राइमरी स्वच तो प्राइमरी चॉइस तो छोड़ दो, वो तो यूज ही नहीं किया है। अब मतलब ये भी काम नहीं कर रहा है। एलिवेटेड बटन थीम जैसे आपने डाल दिया, तो आप जहाँ पे भी एलिवेटेड बटन बनाने वाले हो, वहाँ पे ये इनिशियली उसे यहाँ से उठाना चाहिए। अगर मैं खुद से कलर ना दूं, एक बार आप जाना जहाँ पे आपने कोड लिखा है एलिवेटेड बटन का, रुको, होम ओह पेज में। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये डार्क थीम में डाल रहा हूँ। डे थीम में डाला है आपने? सही तो डाला है। अच्छा, डे डे थीम में नाइट थीम तो नीचे है। नाइट थीम में तो वैसे भी ऐप का कलर, बार का कलर चेंज हो जाता है ना, ब्लैक और व्हाइट था उसमें। हाँ ब्लैक एंड वाइट था, लेकिन यहाँ पे टील की जगह ऊपर वहाँ पे बैकग्राउंड कलर में चेंज करना, टील जो ऐप बार थी में देखो रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखते हैं, यहाँ पे तो ब्लू कर ब्लू देता हूँ। कर दो। हाँ, रुकिए, शायद मेरा क्या एप्लीकेशन लॉन्च कनेक्टेड है अभी। नहीं 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 नहीं, कनेक्टेड है आपका, वो नहीं हो रहा है। तो नीचे एरर है, वो उसे सही करो। बैकग्राउंड कलर डॉट कुछ भी दे दो, भी टील ही दे दो यहाँ। हाँ, करना। हो रहा है। ये रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ता है, और यहाँ पे जो रियल टाइम अपडेटेशन की जो नहीं, हो गया हो गया रियल टाइम अपडेट, वाइट कलर हुआ तो है वो। अब करो टील। हाँ, ये हाँ वो है ना टील। हाँ, बेसिकली यहाँ पे ये रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ रहा था, रिस्टार्ट करने की, तभी जाके ये अपग्रेडेशंस ले रहा है। तो इसमें जो इन्होंने थीम बनाई है, तो इन्होंने तो हर सबकी कंपोनेंट की सेपरेट सेपरेट करनी पड़ेगी हमें। जैसे मान लो एलिवेटेड हो गया या कुछ हो गया, सबके लिए अलग अलग करना पड़ेगा। एक सिंपल नहीं दे सकते थे लोग कि मुझे ये प्राइमरी रखने का अलग, एक सेकेंडरी रखने का। एक्चुअली ये पहले मटेरियल यूआई इनका जो ऑप्शंस था, यहाँ पे थीम डेटा के अंदर देखते हैं मटेरियल
मटेरियल, ये वाला जो ऑप्शन है यूज़ मटेरियल 3, इसको अगर फॉल्स कर दे तब जाके ये इसका जो थीम जो चेंज है ये आएगा। ठीक है, मटेरियल यूज़ मटेरियल 3 वाला जो ऑप्शन है इसको फॉल्स कर देना है, क्योंकि बाई डिफॉल्ट अभी इसमें तो आई थिंक बस इन्होंने कंपोनेंट के वो चेंज किए ना, जैसे वो था कैप्सूल था वो, और वो सब थोड़ा बहुत चेंज हो गया है अभी। अगर ये चेंज कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ये इसका जो यूआई है ये कम्प्लीटली अलग हो गया। ठीक है, अभी इसके बाद यहाँ पे जो प्राइमरी सेकेंडरी जो ऑप्शंस है ये सारा ऑप्शंस अभी इसके बाद काम करेगा, जो कलर स्कीमा के हिसाब से जो चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे ये काम होता है। उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए यहाँ पे फ्रॉम आरबीजी ये ऑप्शंस अप्रूव होता है। उसके बाद जाके यहाँ पे जो डार्क साइड जो है वो आ रहा है, और यही जो ऑप्शंस है, मतलब ये जो ऑप्शंस है इसी ऑप्शंस, मतलब यहाँ पे जो भी कलर सेट है यहाँ पे हो हुआ है उसी को तब जाके हम लोग यहाँ पे इसको कॉल कर सकते हैं। अगर ये पे फायदा नहीं है ना, हम तो मटेरियल 3 यूज कर रहे हैं ना, तो अब तो इसका कोई फिर बेनिफिट नहीं होगा ना। एक्चुअली बात यही है कि यहाँ पे मटेरियल 3 अगर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे लेस कलरिंग ऑप्शंस डाल दिया, जिससे ये थोड़ा सा फ्लूइड टाइप में कुछ ऑप्शंस है। छोड़ो थीम वाला तो ठीक है, जितना लिमिटेड है हम लोग कर सकते हैं, आप बता दो उसमें। आप जैसे आप जो नॉर्मल कलर मैनेजर बना रहे हो ना, उससे काम हो जाए वो तो हम कर सकते हैं ना शायद। ये जो कलर स्विच और प्राइमरी जो अपने प्राइमरी स्विच कलर स्विच जो भी ऑप्शन है वो एक्चुअली जब हम लोग यूज़ मटेरियल 3 ये ऑप्शंस को फॉल्स करेंगे तब ही जाके आपका वो वाला जो ऑप्शन है, मतलब प्राइमरी स्विच और उस कलर का जो पैटर्न है वो काम करेगा। अदरवाइज अगर आपको मॉडर्न यूआई के साथ काम करना है तो हमेशा हर एक सेक्शंस के लिए यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस ऑलरेडी होगा। समझ गया मैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जो थीम है ना, इसको लिमिटेड वे में यूज कर सकते हैं हम लोग कि ब्लैक में और डार्क में, डे और नाइट में कैसे कैसे क्या हो सकता है। जैसे ऐप बार थीम हो गया तो मुझे पता है कि इसमें ब्लैक में ये होना है और वाइट में ये होना है, ठीक है। बट जो मेजरली अपने जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं जो हम नहीं दे सकते इसमें, वो फिर हमें कलर मैनेजर या कुछ वैसे ही मैनेज करना पड़ेगा, राइट। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आपका ये जो थीम डेटा है ना, जो थीम हम एज अ पैरामीटर पास करते हैं जब भी आप एप्लीकेशन स्कैफोल्ड वगैरह देते हो और वो मटेरियल ऐप में देते हो जब आप, तो ये लिमिटेड चीज़ें कर पाएगा, क्योंकि सिंस अब ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे कि प्राइमरी कलर हमेशा ये हो, सेकेंडरी ये हो। ये कंपोनेंट वाइज चल रहा है, ऐप बार हो तो ये हो, बटन हो तो ये हो, ऐसा चल रहा है ना अभी। हाँ, बेसिकली क्या है, अगर मुझे इसका कलर्स ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पे क्या होगा, COLORS कलर्स करके यहाँ पे कलर्स का एक सेट बना सकते हैं। कॉन्स्ट यहाँ पे प्राइमरी PRIMA, पहले कलर्स भी तो लिखो। अच्छा, कॉन्स्ट बना रहे हो, PRI प्राइमरी, सॉरी प्राइमरी एक्चुअली कॉन्स्ट होगा भी नहीं। यहाँ पे ऐसे करके प्राइमरी कलर ऑप्शन डाल सकते हैं। ये सारा हो गया कांस्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, अभी यहाँ पे जो कांस्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पे ऐसे करके अलग अलग टाइप का कांस्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। तो यही प्रॉपर्टी हम लोग डायरेक्टली
नहीं, ये तो प्राइमरी फिर कंपोनेंट वाइज देना पड़ेगा, वहाँ पे उधर पास करना होगा ना मैं। नहीं, अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो इधर इसको कॉल कर दिया तो नहीं, यहाँ ये पे मैं वही कह रहा हूँ, ये तो मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो कॉन्स्टेंट पर, लेकिन ये जो है ये प्राइमरी जो कलर है ये ऐप बार की थीम में सेट हुआ ना, आपको यहाँ पे कंपोनेंट सेपरेट सेपरेट लिखने पड़ेगा हर हर जगह। बटन में भी आपको ये प्राइमरी में लिखना पड़ेगा, लेकिन ये आपको बनाना तो पड़ेगा ही ना बटन थीम और ये थीम। एक्चुअली बात यही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल ऑप्शंस दिया है कि आपको अलग अलग जो है उसको नहीं नहीं, आप कम्प्लीटली अलग। इसको छोड़ देते हैं थीम वाले को ना, क्योंकि ये तो फिर इसमें तो हर सेपरेट सेपरेट करना पड़ेगा। बेटर यही है कि हम लोग अपनी कस्टम थीम बनाएं, जिसमें जैसे अभी आपने जो भी प्राइमरी का कलर मैनेजर में बनाया ना, उसके हिसाब से हम चीज़ें सेट करवाएं विजिट के अंदर। जैसे गो टू अबाउट है ये, तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कि वो फ़ोन किस मोड में है, डार्क में या लाइट में, थीम किस मोड में, उसके हिसाब से वो पिक हो कलर मैनेजर के द्वारा। कलर मैनेजर के साथ अगर काम करना है तो उसके लिए जब हम लोग स्टेट वाला ऑप्शंस में जाएंगे तभी जाके वो कलर मैनेजर ऑप्शंस हाँ यूज़ हाँ होगा। हाँ, कोई बात नहीं, तब कर लेंगे उसमें। ठीक है, मतलब क्योंकि नहीं, अभी हाँ अभी समझ गया। बेसिकली हम लोगों को अगर कलर्स ऑप्शन सेटअप करना है जो आपको एज ए थीम में यूज़ करना है तो उसके लिए कलर्स सारा जो लाइब्रेरी होता है उसके लिए अलग से कलर्स.डार्ट एक फाइल में डायरेक्टली हम लोग कॉन्स्ट बोलकर सारा कलर हम लोग यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। उसको असाइन करने के बाद उस कलर्स को डायरेक्टली हम लोग अपने थीम के अंदर या हम लोग जहाँ पे भी यूज़ करना चाहे उस पर जाके हम लोग कर सकते हैं। ये बेसिकली हम लोगों का जो अभी यूआई जो दिख रहा है ना, ये एक्चुअली प्राइमरी है। हम लोगों का ये यूआई का भी मतलब यूज़ करना ही पड़ेगा अगर हम लोग इसका कस्टमाइज़ करेंगे, क्योंकि इससे इससे कितना ज़्यादा हम लोग अलग कर सकते हैं। मतलब यूआई को हो सकता है कि मुझे यहाँ पे ये टॉप नैपर नहीं चाहिए, मान लीजिए मुझे ये नैपर नहीं चाहिए, डेफिनेटली हो सकता है कि आपको नैपर नहीं चाहिए। तो अगर आपको नैपर नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, कस्टमाइज नैपर बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल रहे हो कि मुझे नैपर नहीं चाहिए, तो मैंने अगर नैपर नहीं बनाना चाहता हूँ तो नैपर हटा दिया, हो गया, नैपर हट गया। अभी अगर यहाँ पे नैपर हट गया तो मुझे इस नैपर के जगह पे अगर मुझे किसी दूसरा कोई डिज़ाइन यहाँ पे अटैच करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कोई ऑप्शंस चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ऐप बार के अंदर यहाँ पे ऐप बार जो इनपुट ऑप्शन है यहाँ पे प्रेफर्ड विजेट बोलकर इसका एक्सटेंशन से ही हम लोगों का ऐप बार बन सकता है। तो अगर हम लोग कस्टम विजेट बनाए तो यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, विजेट्स बना लिया। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अपना माई ऐप बार डॉट डार्ट ऐसे में नाम दिया। यहाँ पे क्लास मतलब वही आपने कस्टम हेडर बना लिया अपना, वो हेडर हर जगह चलेगा सेम स्टाइल। माई ऐप बार करके यहाँ पे एक्सटेंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं। मैं ये इसको यूज़ करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये काम करता है या नहीं, पहले एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया है एक्चुअली यहाँ पे जो माई ऐप बार जो मैंने यहाँ पे है इसको माई ऐप पर करके इसको कॉल कर लिया। यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे इस ऐप पर को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये ऐप बार ऑप्शंस आ गया, लेकिन ये माई ऐप बार यहाँ पे वही ऐप बार यहाँ पे एक्सटेंड हुआ है। मतलब जो ऐप बार इधर था, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे ऐप बार ऑप्शंस में लिखना था, तो इसलिए यहाँ पे
वो ऐप बार ऑप्शंस यहाँ पे घुसा। अभी इसी को यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि इस जगह को कवर करने के लिए ये ऐप बार ही चाहिए, इस जगह को कवर करने के लिए यहाँ पे चाहिए। जस्ट मुझे यहाँ पे इसका कलर फॉर्मेट ये अगर चेंज करना है तो कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ कस्टमाइजेशन ऑप्शंस यहाँ पे अभी तो दिख नहीं रहा है। और ये एक्शंस का क्या रोल है? ये एक्शंस जो होने हैं यहाँ पे एक्शंस जो है ये बेसिकली विजेट्स है। यहाँ पे मल्टीपल विजेट्स जाएगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे आइकॉन्स यूज़ कर सकते हैं। अगर मल्टीपल यहाँ पे मान लीजिए कि अभी मुझे ये एक्शंस के अंदर ये एक एरे लिस्ट है, इस एरे लिस्ट के अंदर हम लोग आइकॉन, जैसे ये एक आइकॉन यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आइकॉन बटन बना और आइकॉन बटन से उसके चाइल्ड हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल आइकॉन्स को यूज़ करने के लिए यहाँ पे ये ऑप्शंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 या 3 जितने भी बटन चाहिए वो यहाँ पे बनते रहेगा ये एक्शंस के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई बटन चाहिए तो उसको बोलते हैं लीडिंग। यहाँ पे इस ऑप्शंस में अगर डेटा हम लोग डालना चाहें तो उसको बोलते हैं लीडिंग। ये होता है लीडिंग वाला पार्ट। तो अगर लीडिंग में अगर कुछ डेटा डालना है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे भी फाइनल लीडिंग विजेट्स यहाँ पे डाल देते हैं। तो बेस विजेट्स के ऊपर ही एक्चुअली हम लोगों का कस्टम विजेट्स यहाँ पे जनरली बनेगा। मेन बेस विजेट्स जो है वो रहेगा, उसके ऊपर ही हम लोग एक्स्ट्रा जो कस्टम विजेट्स है वो हम लोग यहाँ पे बना पाएगा। तो यहाँ पे ये इस ऐप बार के अंदर यहाँ पे लीडिंग जो ऑप्शंस है यहाँ पे डाल के यहाँ पे भी एक लीडिंग ऑप्शंस यहाँ पे डाल दिया है, लेफ्ट में आ गया वो, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे लेफ़्ट राइट करके हम लोग यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं जो इसी जगह पे है। अभी यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिया हुआ है, ठीक है, ये ऐप बार के थ्रू यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐप बार लगाना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें ऐप बार लगाना ही नहीं है। अगर हम लोग चाहते हैं कि एकदम ऐप बार लगाएगा ही नहीं तो यहाँ पे जो ये जो ऐप बार वाला जो सेक्शंस है, ये पूरा जो सेक्शन है, ये सेक्शन को पूरा हटाना पड़ेगा, या पूरा सेक्शन हटाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो चाइल्ड ऑप्शंस है इसके अंदर हम लोगों को कंटेनर कॉल करके फिर यहाँ पे हम लोगों को डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड मतलब यहाँ पे बॉडी जो ऑप्शंस है इस बॉडी के थ्रू ही हम लोगों का इस बॉडी के अंदर हम लोगों को पहले कंटेनर कॉल करेंगे। कंटेनर कॉल करने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग इसके अंदर हम लोग यहाँ पे रो कॉल करेंगे, इसके अंदर रो कॉल करेंगे। रो कॉल करने से यहाँ पे ये मल्टीपल विजेट्स का एक सेट्स बन चुका है। अभी यहाँ पे मल्टीपल विजेट्स का सेट बनने से यहाँ पे जो लिखा हुआ जो चीज़ें था वो गायब हो गया, एकदम भाग गया, ठीक है। तो ये भागा कैसे, बाहर निकल गया एकदम ऊपर में। इसको बाउंड करने के लिए एक सेप एरिया बोलकर एक विजेट होता है जो यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है, सेप एरिया। अगर सेप एरिया यूज़ करेंगे तब जाकर शायद हम लोगों का डेटा जो है वो दिख सके। अभी इसका जो विजेट है कहाँ भागा देखना पड़ेगा। अभी जैसे आपका ये वो मैं समझ गया। एक बात बताओ, जैसे अभी आपका ये ऑटो कंप्लीट हो रहा है तो थोड़ा सा मतलब आप तो कर पा रहे हो, ऑटो कंप्लीट मैं भी कर सकता हूँ इसे, बट क्या इस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसे ऐसा करना चाहिए? देखो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेनली क्या होता है
आप अगर ये सारा विजेट ढूंढने जाओगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको पहला चीज़ है कि आप इतना सारा विजेट्स को याद नहीं रख पाओगे और कहाँ पे कौन सा विजेट यूज़ होगा एग्जैक्टली, वो भी याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जिसके वजह से क्या होता था पहले हम लोगों का बिफोर एआई, इसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ प्लगइन्स यूज़ करते थे, जिससे हम लोगों का ये विजेट का जो हेल्प है वो मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे देखो, मैंने जैसे ही कुछ अटैच करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो बल्ब साइन है ये ले रहा हूँ, और इसके थ्रू ही मैंने जितना भी एडिशंस या रिमूव करने का जो काम है वो मैं कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो बेस विजेट्स जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, बेसिक विजेट्स, लेकिन इसके अलावा जितने भी एक्स्ट्रा विजेट्स जो है वो उतना याद रहता नहीं है। लेकिन हम लोगों को हमेशा फ्लटर में एक्स्ट्रा जितनी भी विजेट्स है वो ज़रूरत पड़ जाता है। हाँ, शायद यहाँ पे जो ऑटो कम्प्लीशन जो दिख रहा है, जहाँ पे थोड़ा बहुत एआई भी काम कर रहा है, ये एक्चुअली मुझे पूरा प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं किया। अगर सॉल्व करता तो मुझे ये बाहर नहीं निकलता। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम एआई के भरोसे पे पूरा काम कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑटो कम्प्लीशन यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मेरा थोड़ा कोडिंग लिखने का जो तरीका है, मतलब जो प्रोसेस है, वो थोड़ा सा घट रहा है। लेकिन एग्जैक्ट अगर मुझे नॉलेज नहीं है चीज़ को कैसे बनाना है, तो ट्रैवल आएगा। क्योंकि ये वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डार्ट के ऊपर फ्लटर फ्रेमवर्क। मतलब यहाँ पे फ्लटर में डिज़ाइन करने में अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको जितना भी पता हो, आप पूरी तरीके से इसका सिंटैक्स याद नहीं रख पाओगे। और यहाँ पे सिंटैक्स से ज़्यादा कुछ पूछता भी नहीं है। इंटरव्यू के टाइम पे सिंटैक्स नहीं पूछेगा कि कस्टम यूआई कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, फंक्शन कैसे बनता है, ऐसे अलग तरीके से होगा। लेकिन हाँ, कभी कभी हो सकता है कि कुछ विजेट्स के बारे में पूछ ले, बेसिक कुछ विजेट्स के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप विजेट के लिए आपको एकदम रॉ मेमोरी याद करके आपको काम करना पड़े। अगर ऐसा बोले कहीं पे इंटरव्यू में, मैं तो बोलूँगा जो पूछ रहा है वो भी शायद नहीं कर पाएंगे। समझ गया मैं। ठीक है, मतलब कोई नहीं, है तो पार्ट ऑफ वो है कि जैसे जैसे अडेप्ट करते हो आप उसके हिसाब से कर पाएंगे। मैं तो बस एज अ बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा था कि उसको ये सपोर्ट एक्चुअली अगर ऐसा ही पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना है तो हम लोग आईडी क्यों यूज़ करें? आईडी तो अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो अभी तो आपने यहाँ पे प्लगइन डाल दिया। अगर मान लो वहाँ प्लगइन नहीं होता तो फिर आप स्टिल अभी आईडी यूज कर रहे हो, बट आपको ऐसा मिलेगा नहीं ऑटो कंप्लीशन जो जल्दी जो डिफॉल्ट है। तो बेसिकली क्या है, आज अगर आपको फ्लटर में काम करना है तो विदाउट आईडी फ्लटर या कोई भी मोबाइल ऐप अगर यूज़ कर रहे हो ऐप बनाने के लिए, आप विदाउट आईडी काम नहीं कर पाओगे। नहीं ठीक है, वो मैं उसे क्वेश्चन था कि बेसिकली ये टूल्स है, और ये टूल्स हम लोगों को चाहिए। क्योंकि काम करने का एक तरीका होता है जिसको टूल के ऊपर मुझे डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। विदाउट टूल होगा नहीं। क्योंकि जब ये चीज़ें प्रॉपरली काम नहीं करता था या होता नहीं था, हम लोगों को घंटे घंटे वर्क के स्टैक ओवरफ्लो में चैट करना पड़ता था, जहाँ पे फ्लटर टीम ने डेडिकेटेड सपोर्ट लगा के बैठा हुआ था। अच्छा, ये अभी आया क्यों नहीं ये वाला यूआई जो अभी ये रिफ्रेश करने के बाद क्या हुआ इसमें? इशू क्या हुआ इसमें? इशू हुआ कि कंटेंट जो है वो भाग गया। अभी देखना पड़ेगा कंटेंट कहाँ भागा। ये आपने रो लिया है तो यहाँ पे अभी यहाँ पे ये देखना पड़ेगा। ये जो साइज बॉक्स लगाए थे, साइज बॉक्स की वजह से वो कंटेंट भाग के कहाँ निकल गया था पता नहीं था। ठीक है, और यहाँ पे इसको इसकी वो कर दो, विथ को इनफाइनाइट कर दो कॉलम में।
अभी यहाँ पे कॉलम के अंदर विथ नहीं होगा। क्या होगा कॉलम के अंदर? कॉलम के अंदर यहाँ पे मेन एक्सेस अलाइनमेंट, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट। तो कंटेनर की तो विड्थ होगी ना? हाँ हाँ, कंटेनर कंटेनर की के अंदर तो विथ है। कंटेनर की विड्थ इनफाइनाइट होगी तो शायद आ जाएगा। कंटेनर के विथ इन्फिनाइट है, लेकिन इन्फिनाइट होने की वजह से यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे पूरा आ गया, क्योंकि ये जो रो कॉलम है, रो एक्चुअली क्या करता है, रो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सेट करेगा शायद, देखता हूँ। यहाँ पे और एक टेक्स्ट विजेट लगा देता हूँ। अरे आपकी रीलोडिंग हो कहाँ रही थी? रीलोडिंग शायद बटन क्लिक करके हो रही है ना आपके ऊपर? हो रही है रीलोडिंग? हो रहा है। एक्चुअली क्या होगा, जब अगर नया कुछ विजेट्स या नया कुछ अपडेटेशंस लोड होने वाला है, तब कभी कभी ये रेफरेंस को रिफ्रेश करने के लिए ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे जो रो विजेट है, रो विजेट बेसिकली इस तरीके से प्लेस करते हैं, इस तरीके से प्लेस कर रहे हैं। कॉलम विजेट जो है वो इस तरीके से, मतलब पूरा स्क्रीन जो है ऊपर से नीचे तक वो पूरा कवर करता है। और यहाँ पे जो ब्रेक करना है, मतलब यहाँ पे इस तरीके से, वो है रो विजेट्स। तो इसीलिए यहाँ पे कॉलम विजेट्स के अंदर हम लोगों को रो विजेट्स डालना पड़ेगा। तो मतलब बेसिकली हम लोगों का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये रिप्लेस होगा। तो यहाँ पे स्वैप करेंगे, यहाँ पे स्वैपिंग ऑप्शंस, स्वैप तो नहीं है आप? ओके। तो स्वैप का ऑप्शन अगर नहीं होगा तो यहाँ पे कॉलम लगा देते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक क्या, LUM, कलम लगा दिया। और यहाँ पे कलम लगाने के बाद यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये कलम लगाने से इस तरीके से यहाँ पे सेट हुआ, मतलब ऊपर अच्छा, नीचे। एक बार कंटेनर की विड्थ को इन्फिनिटी वाला हटाना, ये वाला तो लाइन 13 पे लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट बड़ा हुआ है ना, अगर ये टेक्स्ट वाला अगर नहीं ये रहता टेक्स्ट हटाना। हाँ, तो यहाँ पे इतना तक, रहता है। हाँ। ठीक है। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अगर नहीं रहता तो यहाँ पे ये हाँ, इस वो तरीके से दिखता है। ठीक है। तो तो इसको सेंटर लाइन नहीं होगा ना ये, जब तक आपकी विड्थ नहीं दोगे तो ये सेंटर लाइन नहीं होगा। अभी यहाँ पे हाँ, ये बेसिकली विड्थ नहीं देने से ये सेंटर अलाइन नहीं हो पाएगा। नहीं, बट ये इसमें एक्चुअल में हमें कॉलम रो की जरूरत है। हम नॉर्मल नहीं कर सकते। ऐसे ये प्लेन एक कंटेनर है, कंटेनर में आपने एक बीच में एक सेंटर वो विजेट डाल दिया या कुछ वैसा डाल दिया, साइड्स बॉक्स या कुछ, उससे नहीं हो पाएगा। ये कॉलम और रो लेना जरूरी है। हाँ, कॉलम रो लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपको बिना अगर कॉलम रो के, हाँ, आपको अगर डिज़ाइन बनाना है, आपको कंटेनर, कॉलम और रो, इसके ऊपर आपको काम करना ही पड़ेगा। नहीं, कंटेनर में एग्री कर रहा हूँ। कंटेनर में आपने ले लिया, ठीक है। अब कंटेनर में मैं एक सेंटर विजेट या कुछ ऐसा होता है ना इसमें, जो बीच में आ जाए कंटेनर के। और अगर ये सेफ एरिया अगर नहीं रखता तो यहाँ पे एकदम ऊपर में चला गया, हाँ, मैं ठीक है। समझ गया वो। तो ये सेफ एरिया उसी चीज़ को सेट करता है जहाँ पे और क्या, मैं सेफ एरिया से नीचे आ गया। मतलब मेरा क्वेश्चन इतना ही है कि जो आपने चाइल्ड कॉलम बनाया है इसका कंटेनर का, क्या बिना कॉलम के भी हम ये यूआई बना सकते हैं? सेंट वो करके बिना कॉलम या बिना रो? नहीं, बिना कॉलम बिना रो में UI नहीं बना सकता। अच्छा। आपको कंटेनर, कॉलम, रो, टेक्स्ट, स्टैक, ये आपको UI बनाने के लिए यूज़ करना ही नहीं, पड़ेगा। हाँ, स्टैक बोल रहा था मैं। स्टैक नहीं ले सकते नॉर्मल इसमें?
हाँ ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं स्टैक नहीं ले सकता हूँ। देखिए यहाँ पे विजेट में, बेसिक विजेट कैटलॉग में अगर जाए, यहाँ पे कहा गया था इंट्रोडक्शंस में, यहाँ पे हम लोगों के बेसिक विजेट्स में ये टेक्स्ट, रो, कॉलम, स्टैक, कंटेनर, ये जो पांचों जो ऑप्शंस है, ये पांचों ऑप्शंस एक्चुअली हम लोगों का लेआउट बनाने में हेल्प करता है। ये जो स्टैक वाला जो है, ये बेसिकली लेयरिंग वाला काम करता है। लेयरिंग वाला मतलब कैसा, मान लो कि हम लोगों को एक इमेज कार्ड बनाना है, जहाँ पे वो इमेज कार्ड नहीं, एक्चुअली वो प्रोडक्ट कार्ड बनाना है। प्रोडक्ट कार्ड में क्या होता है, प्रोडक्ट है, उसके ऊपर एक जगह पे कितना रेटिंग है, प्रोडक्ट रेटिंग दिखाना, या उसमें सेव करना, मतलब जो इस लिस्ट में डालने के लिए एक आइकॉन रहता है, हार्ट आइकॉन, उस तरह का इमेज के ऊपर रखना, या उसके ऊपर कुछ इमेज के ऊपर कुछ टेक्स्ट डालना। अगर ऐसा काम करना है तो उसके लिए हम लोग को ये स्टैक यूज़ करना पड़ेगा। तो एग्जांपल है क्या स्टैक का? डेफिनेटली है, क्यों नहीं होगा। तो अगर हम लोग को यहाँ पे कॉलम है, ठीक है, तो इसके ऊपर मैं एक काम करता हूँ, इसके ऊपर एक टेक्स्ट डाल देता हूँ। यहाँ पे माई ऐप बार डाल के देखता हूँ, तो ये ऐप बार आ गया है एज पर और यूआई रिक्वायरमेंट। तो इस ऐसी जगह पे एक्चुअली हम लोग इस तरीके से कस्टम नेविगेशंस बना सकते हैं, ठीक है। मतलब ये तो है ऐप पर का डायरेक्ट यहाँ पे आ चुका है, बट यहाँ पे अगर चाहे तो हम लोग अपने हिसाब से कस्टम नेविगेशंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ा होगा, मतलब जब हम लोग यूआई बनाएंगे तब इसका काफ़ी बड़ा होगा। अभी मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे इमेज वाला एक हेडर चाहिए, ठीक है, मतलब बैकग्राउंड। ये तो आप कॉलम में ऐड करते जा रहे हो ना, कॉलम में वो एक के बाद एक नीचे ऐड होते चले जाएंगे, राइट? हाँ, तो कॉलम में तो ऐड करेंगे। नहीं, मैं मेरा क्वेश्चन ये था कि कॉलम क्या के हमको अंदर ये मैं स्टैक कर रहा हूँ। नहीं, मैं कॉलम हटाने की ही कह रहा था। मैं कह रहा था कि बिना कॉलम के क्या हम बीच में हेलो फ्रॉम होम और गो टू अबाउट, ये जो बटन है, ये बीच में स्टैक भी तो कर सकते हैं ना, कंटेनर व्यू का एक्सेस सेट करके। मतलब आप चाह रहे हो कि यहाँ पे मैं ये वाला हटा देता हूँ, हटाने के बाद यहाँ पे आपने स्टैक देखे, जो भी स्टैक टाइप होता है, स्टैक में जो भी चीज़ें रखती हैं, कंटेनर, तो अगर ये स्टैक यूज़ करेंगे तो हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वही स्टैक यहाँ पे पोजीशन सेट किया, टॉप 0, लेफ्ट 0, राइट 0, चाइल्ड लेफ्ट बार, ये तो स्टैक में डाल दिया है। ठीक है। सेंटर में चाइल्ड डाल दिया है इसने। बॉटम 0, ठीक है, ठीक है, तो एक्सप्लोर करेंगे तभी समझ में आएगा। बेसिकली यहाँ पे इनिशियली हम लोगों को ये जो विजेट लेवल है, हाँ, ये ये जो पांचों विजेट है, इसी पांचों विजेट से हम लोगों का यूआई डिज़ाइन का जो फाउंडेशन है बनता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आप इस विजेट्स को, मतलब बेसिकली आप को स्टैक को यूज़ करना है तो कर सकते हो। स्टैक में बेसिकली क्या होता है, ये स्टैक मेनली लेयरिंग का काम कर रहा है, लेयरिंग का। डेफिनेटली आप ये चीज़ समझो, ये लेयरिंग का काम कर रहा है। अगर मैं इस सेंटर विजेट को अगर हटा देता हूँ, इसमें ये सेंटर विजेट अगर हट जाता है तो हाँ, हाँ। तो बेसिकली इस तरीके से ये होकर बैठे रहेगा।
उस स्पेस मिलेगा ही नहीं। मतलब बेसिकली क्या हुआ, बैक में एक कलर है, उसके ऊपर और एक कलर है, बैठ गया। मतलब एक के ऊपर एक पूरा चीज़ें बैठ के वो जिसको ब्लॉक करके रखे गया। ऐप बार का अपना डिफॉल्ट कलर, मतलब डिफॉल्ट हाइट नहीं हुई इसकी? ऐप बार का तो कोई डिफ़ॉल्ट हाइट नहीं है अभी तक, तो इसका कोई डिफ़ॉल्ट हाइट नहीं है। अगर हम लोगों को देना है तो दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे हाइट, यहाँ पे पोजीशन वाला जो है, यहाँ पे हाइट डाल देते हैं। हाइट डाल के एक बार देखते हैं, तब पर भी ये एक्चुअली ओवरफ्लो ही करेगा, क्योंकि इसका पहले इसको हटा के ये होम वाला ऑप्शंस को देखते हैं। पहले पहले ये हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे इस टैग के अंदर ये पोजीशन की जरूरत क्या पड़ी? मैं कह रहा हूँ आप चिल्ड्रन में नॉर्मल डालना स्टार्ट करो। चिल्ड्रन में दो टेक्स्ट डालना, जरा दो टेक्स्ट डाल दो, पोजीशन हटा दो, सिंपल आप टेक्स्ट डालो। डाला। हाँ, ठीक है, अब एक और टेक्स्ट डालो, यही डाल दो कॉपी करके सेम। अब ये एक के ऊपर एक चढ़ रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका स्टैक है वो कोई वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्टैक कुछ नहीं होता है। यहाँ पे ये है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे अलाइनमेंट सेट करोगे, अलाइनमेंट, हाँ हाँ हाँ, एक बार अलाइनमेंट में अलाइनमेंट देखते हैं सेट क्या। करोगे तो यहाँ पे इस अलाइनमेंट को सेट करने के बाद इस तरीके से ये अलाइनमेंट हुआ। ये तो अलाइनमेंट आ गया। एक एक्सेस होगी कोई, या कोई वो होगा, इसका टाइप होगा इस स्टैक का। ऐसा कोई टाइप नहीं, हॉरिजॉन्टल स्टैक में जाएगा, ये वर्टिकल स्टैक में जाएगा। जैसे हमारा सिर्फ टीयूआई और नॉर्मल भी अपना, उसमें हम स्टैक पे चलते थे। हाँ, कोई अज्यूम होगा। वो आपको एंड्रॉयड में भी वही सेम चीज़ है, स्टैक स्टैक है, स्टैक यूआई। तो यहाँ पे आप वो जो स्टैक यूआई का जो कॉन्सेप्ट है वो आप यहाँ पे भी सोच रहे हो कि उसी चीज़ में हाँ करना हाँ है, हाँ हाँ। बट यहाँ पे वैसे है नहीं। यहाँ पे ये जो स्टैक है, ये स्टैक जस्ट इस तरीके से हम लोग इसको सेंटर कर दिया, लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोसेस है, एक बार जो स्टैक फिट करके यहाँ पे देखते हैं। हाँ, ये देखो जरा, एक्सपैंड और क्या क्या ऑप्शन होगा नहीं स्टैक से इसमें। नहीं, ये नहीं होगा, ये होगा नहीं। यहाँ पे ये स्टैक के अंदर ज़्यादा ऑप्शंस तो है नहीं। यहाँ पे मेनली इस स्टैक के अंदर हम लोगों को अगर डेटा सेटअप करना है तो पहला जो सेट होता है, मतलब पहले वाला जो होता है वो लोअर लेवल में रहता है, मतलब ये एकदम बैकग्राउंड में। उसके ऊपर लेयर है ये वाला टेक्स्ट, उसके ऊपर में जो भी लिखेंगे मतलब वो ऊपर ऊपर चढ़ते रहेगा। तो ये बेसिकली लेयरिंग सिस्टम ये बिल्ड करता है। उसके बाद अगर आपको चाहिए कि ये पे स्टैक, मतलब अलग अलग कस्टमाइज स्टैक बनाना, मतलब आप चाहते हो कि आपको कस्टमाइज स्टैक बनाना है तो आप कस्टमाइज स्टैक नेम बना सकते हो। यहाँ पे एक बार यूआई बना दिया, उसके बाद आप अपने कस्टमाइज स्टैक आप बना के उसके अंदर अपने लेयर और रो को सेट करके अपना कस्टमाइज स्टैक बना सकते हो, जो आपका फ्यूचर काम के लिए आपका जो कंफर्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पे स्टैक जो है ये इस तरीके से है। ठीक है। स्टैक, यहाँ पे स्टैक मेनली काम करता है एज लेयर, मतलब यहाँ पे लेयरिंग कॉन्सेप्ट में जब काम करना है तो वो होता है स्टैक। समझ गया। ठीक है, समझ गया मैं इसका। थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखते हैं। मुझे एक काम करो आप, अभी छोटा मोटी चीजें जो भी है, एक मुझे ना अभी अभी तो नहीं, मतलब जैसे अभी कॉल काटने के बाद जब भी आपको टाइम मिले आज कल में, मुझे एक प्लेन यूआई देना कि ये यूआई बनाना जरा। ठीक है।
यहाँ पे जो पोजीशन है ना, यहाँ पे पोजीशन डॉट करके यहाँ पे डायरेक्शंस आप देख सकते हो। इस डायरेक्शन से कुछ डायरेक्शंस आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो टेक्स्ट डायरेक्शन हो गई तो टेक्स्ट डायरेक्शन है, बटन हाइट विड्थ करके ऐसे कुछ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी यहाँ पे है। ठीक है। मीनवाइल आप एक यूआई देना मेरे को, मतलब व्हाट्सएप कर देना जैसे वो करना है, कहना कि एक बार ट्राई करना बना के प्लेन सा देना मुझे, नॉर्मल सा, जिससे मैं नॉर्मल बनाने की कोशिश करूँगा विदाउट यूजिंग एआई या कुछ ऐसा, जस्ट टू क्लियर माय कंसेप्ट। पहले एक चीज़ यही है कि लास्ट दिन मैंने जो क्लास कराए थे, ठीक है, हाँ हाँ। उस क्लास को पहले आप प्रैक्टिकल करो। लास्ट दिन लास्ट दिन में क्या मतलब कौन सी? लास्ट दिन हम लोग जो बेसिक स्कैफोल्ड यूज़ करके जो अपना हाँ स्ट्रक्चर बनाए समझ थे, गया वो मैं समझ गया, वो उससे आप राउटिंग वगैरह कह रहे हो ना वो? राउटिंग नहीं, वही सिर्फ वही है फाउंडेशन, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आज का जो क्लास है, आज का क्लास है सेकेंडरी पार्ट, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो मेन जो 5 विजेट्स जो है, कंटेनर, स्टैक, कॉलम एंड रो एंड टेक्स्ट, इसी का आज हम लोग देखे मेनली। और साथ ही साथ थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे थीम और कलर्स का जो सेटअप है वो हम लोग यहाँ पे काम किए। मेनली क्या है, यहाँ पे आपको जो भी चीज़ है, मैंने अगर यूआई दे दूँगा, जो भी दूंगा, आपको आसान नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि मेनली क्या है, यहाँ पे मेन पार्ट में प्रॉब्लम यही है कि फाउंडेशन इशू, क्योंकि फाउंडेशन काफ़ी हद तक चेंजेस है यहाँ पे। तो मैंने जो क्या मुझे स्टिल मुझे बता दो क्या बनाना है मुझे अभी एक बार में मैंने बोलूँगा कि पहले आप सिंपल 2 पेज का स्क्रीन बना लो, उसमें एक पेज टू दूसरा पेज में चला जाओ, वो है आपका पहला टास्क। ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी टास्क है कस्टम विजेट्स बनाना, ठीक है। और कस्टम विजेट्स काफ़ी सारे कस्टम विजेट्स बनाएंगे, जिससे कस्टम विजेट्स बनाना आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो अभी मैं पहला ही पार्ट करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में कनेक्ट करेंगे तो फिर